अध्याय 71 वरिष्ठ बहन कृपया मुझे सिखाएं। जी मुलिंग एक वरिष्ठ बहन है जिन्हें साझा करना पसंद है। उसने निर्णायक रूप से पुस्तक के साथ आए स्मृति पत्थर को बाहर निकाला। उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा भरने के बाद अचानक दो आकृतियां प्रकट हुईं। ये गुफा का दृश्य था जहां ये यू संत की सवारी कर रहा था और उसका हाथ पकड़ रखा था। उनकी हरकतें वाकई बहुत मार्मिक थीं। इसे देखने के बाद ये यू की आंखें असमंजस से भर गईं। कल गुफा में संप्रदाय मास्टर लुओजी और मास्टर होंगलुआन के अलावा कम से कम 1 दर्जन लोग थे। ये कौन हो सकता है? इसे कैद करने के लिए स्मृति पत्थर का उपयोग करने का समय किसके पास था? इतने अच्छे फोटोग्राफी कौशल के साथ खेती की चिंता क्यों? बस एक पापराजी बन जाओ। निस्संदेह इस छवि के साथ ये यू और यू रामू ने इसे कैसे भी समझाया, कोई भी उन पर विश्वास नहीं करेगा। कितना थका देने वाला। ये यू ने अचंभित होकर अपना सिर थोड़ा नीचे झुका लिया और बांस के घर में लौटने के लिए तैयार हो गया। लेकिन इस समय जी मुलिंग को दिलचस्पी हो गई। उसने तुरंत पूछा, जूनियर ब्रदर 1 मिनट रुकें। आपको मास्टर की तलाश में क्या दिक्कत है? मुझे क्यों नहीं बताते? शायद मैं मदद कर सकूं। ये यू अपनी राह पर रुक गया। उन्होंने अस्थायी रूप से पूछा, वरिष्ठ बहन मुझे एक ऐसी तकनीक चाहिए जो मेरी आभा को छुपा सके ताकि अन्य लोग मेरी साधना के स्तर का पता न लगा सकें। क्या आपके पास कोई है? जी मुलिंग चुप रही। उसने अपना एक हाथ अपने सामने रखा और एक गहरी सांस ली। अगले ही पल ये यू ने देखा कि जी मुलिंग के आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत गायब हो गई। बाहर से वह बिना किसी साधना के एक साधारण व्यक्ति की तरह दिखती थी। ये यू बहुत खुश था। उसने तुरंत कहा, बड़ी बहन कृपया मुझे सिखाओ। जी मुलिंग ने फुसफुसाते हुए कहा, ये छुपाने की तकनीक काफी उच्च स्तरीय है। जब तक इसे जानबूझकर आध्यात्मिक जागरूकता के साथ निरीक्षण नहीं किया जाता है, यहाँ तक कि आपसे 2 गुना ऊपर के साधक भी आपकी गहराई को नहीं समझ पाएंगे। इसे प्राप्त करने में मुझे काफी समय लगा। वरिष्ठ बहन मैं नियमों को समझता हूँ। आपको कितने स्पिरिट स्टोन की आवश्यकता है? बस अपनी कीमत बताएं। ये यू की जुआ खेलने और जीतने की आदत के कारण वह अपनी संपत्ति का दिखावा करता था। कोई भी समस्या जिसे स्पिरिट स्टोन से हल किया जा सकता था वह शायद ही कोई समस्या थी। लेकिन अप्रत्याशित रूप से जी मुलिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, हमारे रिश्ते में आत्मा के पत्थरों के बारे में बात करना बहुत अश्लील लगता है। इसके बजाय आप एक छोटी सी बात में मेरी मदद कैसे करेंगे? मुझे किताब से इन बाध्यकारी मुद्राओं में काफी दिलचस्पी है। क्या हम उनके साथ प्रयोग करेंगे? ये यू चौंके बिना नहीं रह सका। उसकी आंखों में सावधानी का भाव था। उसे अपने संप्रदाय की वरिष्ठ बहन के ऐसे स्पष्ट अनुरोध का जवाब कैसे देना चाहिए? ऑनलाइन और प्रतीक्षा अत्यावश्यक। ये यू वास्तव में समझ नहीं सका। जी मुलिंग के विचार हमेशा दूसरों से भिन्न क्यों लगते थे? ओह बस मजाक कर रहा हूँ। जी मुलिंग ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ लहराया। फिर वह ये यू के बांस मंडप की ओर चल दी। चलो मैं तुम्हें अंदर सिखाऊंगा। ये यू हिलने में झिझकते हुए स्थिर खड़ा रहा, क्योंकि अभी अभी उसने स्पष्ट रूप से जी मुलिंग की आंखों में निराशा की झलक देखी। इस वरिष्ठ बहन के पास निश्चित रूप से मुद्दे थे। उसका उत्साह कुछ ज्यादा ही था। लेकिन अंत में ये यू फिर भी अंदर आ गया। उन्हें विश्वास नहीं था कि दिन के उजाले में सीनियर सिस्टर कुछ भी अनुचित कर सकती हैं। इसके अलावा ये यू एक आदमी था, इसमें डरने की क्या बात थी? अगर कुछ हुआ भी तो कोई नुकसान नहीं होगा। एज और क्लाउड संप्रदाय के मुख्य हॉल के अंदर संप्रदाय के मास्टर लुओजी मुख्य सीट पर बैठे। उसके पीछे बड़े बुजुर्ग कतार में खड़े थे और उनका सामना महान कियान राजवंश से ये लियांगयान कर रहे थे। इस बार ये लियांगयान महान कियान राजवंश के दूत के पद पर आए। स्वाभाविक रूप से उनका जोरदार स्वागत हुआ। एज और क्लाउड संप्रदाय के मास्टर लुओजी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं ग्रेट कियान के दूत से पूछ सकता हूँ इस बार आपको यहाँ क्या लाया है? स्पष्ट रूप से यू रामू को अभी अभी महान कियान राजवंश में एक दूत के रूप में भेजा गया था और अब वे तुरंत वापस आ गए। इस व्यवहार ने लुओजी को पूरी तरह से हैरान कर दिया। ये लियांगयान ने गहरी आवाज में कहा, संप्रदाय मास्टर लुओ, हमें जानकारी मिली है कि ये यू पर एज और क्लाउड संप्रदाय में वापस जाते समय रक्त दानव संप्रदाय द्वारा हमला किया गया था। हमारी महान साम्राज्य क्रोधित थी। चाहे कुछ भी हो, आप हमारे महान कियान राजवंश के लिए जश्न मनाने गए थे और ऐसी घटना घट गई। भावनात्मक और तार्किक दोनों तरह से हमें स्पष्टीकरण देने की जरूरत है। इसलिए महारानी रक्त दानव संप्रदाय को नष्ट करने में आपके एज और क्लाउड संप्रदाय की सहायता के लिए 50 दिव्य परिवर्तन क्षेत्र के कृषकों को भेजने को तैयार है। ये सुनकर उपस्थित एज और क्लाउड संप्रदाय के बुजुर्ग तुरंत चौंक गए। 50 दिव्य परिवर्तन क्षेत्र के कृषक। महान कियान राजवंश की उदारता आश्चर्यजनक थी। किसने सोचा होगा कि सांसारिक दुनिया में एक साम्राज्य में उच्च स्तरीय कृषकों का इतना बड़ा समूह हो सकता है? ये सचमुच प्रभावशाली था। यहाँ तक कि लुओजे भी थोड़ा प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। उनके हाव भाव देखकर ये लियांगयान धीरे से मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सके। चौंक गए ना आप? जब उसे पहली बार इस बात का पता चला तो वो बहुत हैरान रह गया। पिछली रात को याद करते हुए ये लियांगयान बिस्तर पर जाने के लिए तैयार हो गया था। हालांकि उन्हें महल की नौकरानियों ने महल में बुलाया था, ये लियांगयान ने देरी करने की हिम्मत नहीं की। वह तुरंत उठकर महल में चला गया। इससे पहले कि वो मुख्य हॉल में प्रवेश करता, उसे कुछ टूटने की आवाज सुनाई दी। ये लियांगयान तुरंत समझ गए। ये निश्चित रूप से एक अभूतपूर्व बड़ी घटना थी। जब से साम्राज्य सिंहासन पर बैठी तब से वह हमेशा शांत और संयमित रही, मामलों के प्रति उदासीन रही। यहाँ तक कि जब प्रिंस जेन्नान ने पिछली बार विद्रोह किया था तब भी महारानी ली रोवांग ने कोई अधीरता नहीं दिखाई थी। लेकिन अब वह इतनी गुस्से में थी कि चीजें इधर उधर फेंकी जा रही थीं। यह मामला निश्चित ही असाधारण था। तो ये लियांगयान ने तुरंत खुद को संभाला और तेजी से मुख्य हॉल में भाग गया।
उसने जमीन पर घुटने टेक दिए और जोर से घोषणा की, विनम्र नौकर, ये लियांगयान महारानी से मिलने आया है। टकराना, एक और महंगा स्याही का पत्थर तोड़ दिया गया। ये लियांगयान इतना घबरा गया था कि उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। ये यू पर हाथ उठाने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? उन्हें डर की कोई भावना नहीं होनी चाहिए। कमीनों, बहुत कमीनों का झुंड। ये लियांगयान, तुरंत दिव्य परिवर्तन क्षेत्र में 50 शाही दूतों को ले जाओ। रात भर एजोर क्लाउड संप्रदाय में भाग जाओ और रक्त दानव संप्रदाय का सफाया करने में उनकी मदद करो। यदि वे रक्त दानव संप्रदाय को नहीं हरा सकते हैं तो मैं पूरे देश की ताकत जुटाऊंगा और व्यक्तिगत रूप से उन्हें नष्ट कर दूंगा। ली रोवांग का स्वर पाले की तरह ठंडा, हत्या के इरादे से भरा था। अब भी इसके बारे में सोचते हुए ये लियांगयान की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ये पहली बार था जब उसने ली रोवांग को इतना क्रोधित देखा था। बाद में उसने सीखा, इसका कारण केवल ये था कि ये यू पर हमला किया गया था। हालांकि इससे ये लियांगयान की अटकलों की भी पुष्टि हुई, अर्थात महारानी ली रोवांग का निश्चित रूप से ये यू के साथ कुछ स्पष्ट संबंध था। अन्यथा राजकुमारी ये उपनाम कैसे धारण कर सकती थी? लेकिन ये लियांगयान की जिज्ञासा क्या थी? अगर दोनों के बीच कुछ था तो ये यू ग्रेट कियान पैलेस में क्यों नहीं रहे? एक व्यक्ति होने के नाते जो ग्रेट कियान का सम्राट बन गया, उसकी स्थिति अविश्वसनीय रूप से महान होगी, यहाँ तक कि पूरे केंद्रीय महाद्वीप में भी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, उसकी तुलना में एजोर क्लाउड संप्रदाय के एक शिष्य की प्रतिष्ठा क्या थी? क्या ऐसा हो सकता है महारानी ली रोवांग को एक तरफा प्यार था? ये सोचते हुए ये लियांगयान को एक नई दुनिया का द्वार खुलता हुआ प्रतीत हुआ। ये पता चला कि ग्रेट कियान की शक्तिशाली महारानी के पास भी कोई था जिसे वह नहीं रख सकती थी। प्यार करने लेकिन न पाने की भावना सबसे अधिक यातनापूर्ण थी। टीएसके। ये लियांगयान का गपशप दिल एक बार फिर से हिल गया। इस बीच एजोर क्लाउड संप्रदाय के मुख्य हॉल में अपनी प्रारंभिक खुशी के बाद संप्रदाय मास्टर लुओजी ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ लीं। उन्होंने देखा कि पूरी बातचीत के दौरान ये लियांगयान ने सेंटेस यू रामू के नाम का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया था। इसके बजाय उसका ध्यान पूरी तरह से ये यू पर था। इससे लुओजे बहुत उत्सुक हो गया। वह पूछे बिना नहीं रह सका, क्या मैं पूछ सकता हूँ सम्मानित दूत, इस बार इतने सारे कृषकों को भेजने का कारण? क्या यह एजोर क्लाउड संप्रदाय के साथ दोस्ती के लिए है या ये यू के लिए? क्या मेरे सपनों में पत्नियां असली हैं? अध्याय 72। लुओजी के शब्दों ने तुरंत उपस्थित सभी बुजुर्गों के बीच संदेह पैदा कर दिया। वे इसे समझ नहीं सके। एजोर क्लाउड संप्रदाय के सम्मानित संप्रदाय मास्टर ऐसा प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं? आखिरकार ये यू सिर्फ एक आंतरिक संप्रदाय का शिष्य था। वह संभवतः संपूर्ण एजोर क्लाउड संप्रदाय से तुलना कैसे कर सकता है? महान कियान राजवंश के लिए दैवीय परिवर्तन क्षेत्र में 50 कृषकों को जुटाना एक बहुत बड़ा संकेत था। यदि ये सिर्फ किसी अज्ञात शिष्य के लिए होता तो एक बार फैल जाने पर यह एक बहुत बड़ा मजाक बन जाता। एक पल इंतजार करें। नहीं, फिलहाल ये यू को अज्ञात नहीं कहा जा सकता। कम से कम एजोर क्लाउड संप्रदाय के भीतर उनकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी। कुछ ही दिनों के बाद वह संत के दिल पर कब्जा करने वाला व्यक्ति बन गया। वह युवा शिष्यों के दिलों में लगभग एक आदर्श बन गए थे। बेशक ऐसे कई लोग भी थे जो गुप्त रूप से संत की प्रशंसा करते थे, उन्हें चुनौती देने के लिए तैयार थे। किसी भी मामले में ये यू की प्रतिष्ठा स्थापित हो गई थी। हालांकि कई बुजुर्गों को यह विश्वास नहीं था कि ये यू के पास महान कियान राजवंश को इतनी दूर तक ले जाने के लिए पर्याप्त चेहरा था। उनमें से एल्डरली झांशान विशेष रूप से तिरस्कारपूर्ण थे। हुओ बुजियान की हत्या के लिए उसके मन में हमेशा ये यू के प्रति नाराजगी रहती थी। यदि पिछली बार होंगलुआन की जबरदस्त ताकत नहीं होती तो ली झांशान ने बहुत पहले ही ये यू के खिलाफ कार्रवाई कर दी होती। दुर्भाग्य से परिस्थितियां उनके पक्ष में नहीं थीं। ली झांशान केवल अपने दांत पीस सकता था और कुछ समय के लिए सहन कर सकता था। अब संप्रदाय मास्टर लुओजी के शब्दों को सुनकर वह अत्यधिक तिरस्कार महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। वह शब्दों से उसका मजाक उड़ाने ही वाला था, लेकिन तभी उसने ये लियांगयान की शांत आवाज सुनी। संप्रदाय मास्टर मजाक कर रहा है। ग्रेट कियान राजवंश ऐसा क्यों कर रहा है? इसका कारण निश्चित रूप से साथी दाववादी ये यू है। वह हमारी महान महारानी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। इसलिए मैं आपके संप्रदाय से उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूँ। केवल तभी ग्रेट कियान राजवंश और एजोर क्लाउड संप्रदाय के बीच दोस्ती कायम रह सकती है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, कमरे में मौजूद सभी लोग दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ग्रेट कियान के दूत खुले तौर पर इसे स्वीकार करेंगे और साहपूर्वक ये बताना कि ये यू महारानी के लिए महत्वपूर्ण था। वह वास्तव में कौन था? उसने क्या किया है? लुओजी की अभिव्यक्ति बेहद गंभीर हो गई। वह अचानक खड़ा हुआ और बोला, कृपया हमें बताएं सम्मानित दूत, ये यू और आपकी महारानी के बीच वास्तव में क्या संबंध है? ये लियांगयान बोलने ही वाले थे। अचानक उसने लुओजी के पीछे बुजुर्गों को देखा। सभी की आंखें चौड़ी और उत्सुक थीं। तो ये लियांगयान दबी आवाज में केवल इतना ही कह सका, कुछ बातें केवल यहीं तक कही जा सकती हैं। कृपया मुझे क्षमा करें सेक्ट मास्टर। कभी कभी आधी अधूरी बातें छोड़ देना लोगों को अनुमान लगाते रहने का सबसे अच्छा तरीका है। जैसे अभी हर किसी को बीच में फंसा हुआ महसूस कराना काफी असहज। लुओजी ने लापरवाही से एक ध्वनि अलगाव अवरोध स्थापित किया। फिर उन्होंने आगे कहा, एजोर क्लाउड संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर के रूप में मैं ये यू और महारानी के बीच संबंधों के बारे में वास्तव में उत्सुक हूँ। अगर मैं जान सकता तो ये भविष्य में हमारे बीच और अधिक मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान की सुविधा भी प्रदान करेगा। कृपया दूत मुझे बताएं। ये लियांगयान तुरंत उलझ गए। हर गपशप प्रेमी के पास एक दिल होता है जो साझा करना चाहता है।
वे एक बहुत बड़ा खजाना ले जाने के समान है। वे नहीं चाहते कि दूसरों को पता चले, फिर भी वे एक या दो चीजें सीखने के बाद दूसरों के चेहरे पर हैरान भाव देखना चाहते हैं। तो ये लियांगयान का दिल वास्तव में खुजली कर रहा था। अंत में बहुत सोचने के बाद ये लियांगयान ने गंभीरता से कहा, संप्रदाय मास्टर, मैं आपको एक बात बताऊंगा, लेकिन आपको किसी और को न बताने का वादा करना होगा। लुओजी ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। महान कियान महारानी की एक बेटी है जिसका उपनाम ये है। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ। बहुत धीमी आवाज में ये लियांगयान की बात समाप्त होने के बाद वो तुरंत पीछे हट गया और जारी रखा, संप्रदाय मास्टर, मैं पहले सिर्फ बकवास बोल रहा था, कृपया इसे गंभीरता से न लें। वैसे साथी दाऊवादी ये यूं कहाँ है? मैं उसके लिए कुछ लाया हूँ जिसे मुझे व्यक्तिगत रूप से वितरित करना होगा। लुओजी की अभिव्यक्ति अत्यंत सजीव थी। उसने तुरंत अवरोध हटा दिया और किसी को ये लियांगयान को बुझी चोटी पर ले जाने का आदेश दिया। महान कियान दूत को जाते हुए देखने के बाद बुजुर्ग एक के बाद एक एकत्र हुए। उन्होंने जल्दी से पूछा, संप्रदाय मास्टर, दूत ने अभी क्या कहा? ये यूग्रेट कियान को इस तरह से संगठित क्यों कर सकते हैं? लुओजी ने बात नहीं की। उसकी आकृति चमकी और सीधे आकाश में उड़ गई। उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत क्रोधपूर्ण थी, एक बूढ़े पिता की तरह जिसने बड़ी मेहनत से अपनी बेटी का पालन पोषण किया, लेकिन अचानक उसे पता चला कि उसकी बेटी को एक अपराधी प्रेमी मिल गया है। कैसा उत्पात! इन वर्षों में चुनकी यूं रामू बहुत छोटी थी, लुओजी ने उसे एक शिष्य के रूप में लिया था, धैर्यपूर्वक उसे मार्शल आर्ट सिखाया और उसे परिश्रमपूर्वक निर्देश दिया। ये भी कहा जा सकता है कि वो उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे। एज और क्लाउड संप्रदाय में हर कोई जानता है कि लुओजी यूं रामू का बहुत पक्षधर है। कल रात गुफा में वो दृश्य देखकर लुओजी के पिता के हृदय पर पहले से ही गहरा आघात लगा। लौटने के बाद लुओजी खुद को सांत्वना देता रहा, यूं रामू बड़ी हो गई है और किसी को पसंद करना सामान्य बात है। जहाँ तक ये यूं की बात है, वह लड़का हालांकि बहुत प्रसिद्ध नहीं है, वो सीनियर सिस्टर होंगलुआन के संरक्षण में है। जब तक वह भविष्य में कड़ी मेहनत करेगा, वह निश्चित रूप से खेती की दुनिया में अपने लिए जगह बना लेगा। पब फ्यूचर विज्ञापन। यदि इन दोनों लोगों को परस्पर स्नेह मिल जाए तो उन्हें अमर जोड़ा कहा जा सकता है। एक रात के आत्मनिरीक्षण के बाद लुओजी ने ये यू को स्वीकार करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब खबर आई है कि ये यू का ग्रेट कियान राजवंश की महारानी से एक बच्चा भी है। यहाँ क्या हो रहा है? क्या आप अभी भी सोच रहे हैं कि उसके पास दोनों हो सकते हैं? नहीं, यूं रामू को ऐसे अनिर्णायक आदमी से शादी करने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जा सकती, अन्यथा भविष्य में उसका दिल टूट जाएगा। ये सोचते हुए लुओजी की दृष्टि दृढ़ हो गई। उसे ये यू और यू रामू को अलग करना होगा, भले ही इसके लिए वरिष्ठ बहन की अस्वीकृति का जोखिम उठाना पड़े। वुजी पीक जी मुलिंग ने ये यू को सांस छुपाने की तकनीक सिखाई। इस दौरान उसने कोई अनुचित हरकत नहीं की। इससे ये यू मदद नहीं कर सका, लेकिन राहत की सांस ली और वह सोचने लगा कि क्या वह बहुत ज्यादा सोच रहा था। शायद सीनियर सिस्टर मजाक कर रही थी। जूनियर भाई, मैं अब जाने वाला हूँ, यहाँ धीरे धीरे अभ्यास करो। जी मुलिंग ने अपना हाथ लहराया। जाने से पहले उसने आराम से कमरे की खिड़कियां भी खोल दी। दरअसल ऐसा नहीं था कि जी मुलिंग यहाँ अधिक समय तक नहीं रहना चाहती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने ये यू की आंखों में पहले ही सावधानी की झलक साफ देख ली थी। इससे जी मुलिंग बहुत घबरा गई। उसे अपने कनिष्ठ भाई को डराने का डर था। भविष्य में वह ऐसी सुखद सुगंध दोबारा नहीं सूंघ सकेगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन, इसलिए वह केवल आगे बढ़ने और आज्ञाकारी ढंग से जाने की अपनी इच्छा को दबा सकती थी। ये देखकर ये यू भी उसे छोड़ने के लिए जल्दी से बाहर आ गया। जी मुलिंग को अपने बांस के घर में लौटते देखने के बाद वह ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि वुजी पीक पर सूरज की रोशनी पूरी तरह से गायब हो गई थी। चारों ओर सब कुछ छाया में डूबा हुआ था। इससे ये यू को बहुत अजीब महसूस हुआ। उसने ऊपर देखा। अचानक उन्हें वुजी पीक के ऊपर मंडराती एक अत्यंत विशाल स्पिरिट नाव दिखाई दी। यह एज और क्लाउड संप्रदाय की स्पिरिट नौकाओं से 10 गुना अधिक बड़ा था। इसके अलावा उस पर अनगिनत घने दाव पैटर्न उकेरे गए थे। इसे देखने मात्र से लोगों को सुरक्षा की एक अकथनीय भावना महसूस हुई। और इस समय लॉ एनफोर्समेंट हॉल के एल्डरली न्यानन और ये लियांगयान स्पिरिट बोट से नीचे कूदे और ये यू के सामने पहुंचे। यह महान कियान राजवंश के दूत ये लियांगयान हैं। वो विशेष रूप से आपको ढूंढने आए थे। आप बात कर सकते हैं। जैसे ही उन्होंने ये कहा, ली न्यानन के चेहरे पर भाव बहुत अजीब थे। अध्याय 73, दिव्य दानव शरीर सिस्टम अपग्रेड। वास्तव में ली न्यान की गलती नहीं थी। यदि किसी ने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो कौन इस पर विश्वास करता? एक महान राष्ट्र 50 दैवीय परिवर्तन साधकों को भेजने को तैयार था, सिर्फ एक संप्रदाय के शिष्य को किसी विद्वेष का बदला लेने में मदद करने के लिए। इसके अलावा उन्होंने खुले तौर पर कहा कि यह संप्रदाय शिष्य उनकी महारानी के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था। उन दोनों के बीच के रिश्ते ने वास्तव में ली न्यानान को पूरी तरह से चकित कर दिया। जब ये यू ने ये लियांगयान को आते देखा तो उसे काफी आश्चर्य हुआ। आप मुझे ढूंढने आए हैं, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? ये लियांगयान बोलने ही वाला था, तभी उसने अचानक देखा कि ली न्यानान अभी भी पास में खड़ा था। तो उन्होंने धीरे से कहा, एल्डरली, रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद। ये सुनकर ली न्यानान को ये कैसे समझ नहीं आया कि उसे जाने के लिए कहा जा रहा है। वह बड़ी चतुराई के साथ तुरंत चला गया। उसके जाने के बाद ये लियांगयान मुस्कुराया। मित्र, ये रक्तदानव संप्रदाय के हमले के संबंध में महारानी पहले से ही अवगत है। उसने विशेष रूप से मुझे आपके लिए एक भंडारण अंगूठी देने के लिए भेजा है। अंदर कई रक्षात्मक कलाकृतियां हैं। साथ ही ये स्पिरिट बोट आपके उपयोग के लिए छोड़ दी जाएगी। जैसे ही ये लियांगयान बोला, उसने अपने लिबादे से एक भंडारण अंगूठी निकाली।
ये यू ने इसे ले लिया और फिर आकाश में विशाल स्पिरिट बोट की ओर देखा। वह चिल्लाए बिना नहीं रह सका, ये चीज बहुत बड़ी है। मैं ये भी नहीं जानता कि इसे कहाँ रखूं। आपको इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह आइटम हमारे ग्रेट कियान राजवंश के एरे हॉल का नवीनतम उत्पाद है। इस पर बनी संरचनाएं 10 शिखर दिव्य परिवर्तन कृषकों के संयुक्त हमले का सामना कर सकती हैं। अंदर का स्थान भी विशाल है। इसमें 900 लोग रह सकते हैं, प्रत्येक का अपना अलग कमरा है। यह अपनी गति और स्थिरता के लिए जाना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे ले जाना आसान है। ये लियांगायान ने अपनी उंगलियां चटका लीं। ऊपर की स्पिरिट बोट ने अचानक एक शानदार रोशनी उत्सर्जित की, फिर तेजी से सिकुड़ गई, एक मुट्ठी के आकार के धातु के बक्से में बदल गई जो नीचे गिर गई। इसका उपयोग करने के लिए बस आध्यात्मिक शक्ति डालें और यह अपने मूल रूप में वापस आ जाएगा। जब उपयोग में नहीं होता है तो इसे बिना जगह घेरने वाले स्टोरेज रिंग में आसानी से संग्रहित किया जा सकता है। ये घरेलू यात्रा और आवश्यक परिवहन के लिए बिल्कुल पहली पसंद है। जैसे ही उन्होंने स्पिरिट बोट का परिचय दिया, ये लियांगायान का आचरण बेहद आश्वस्त हो गया। हालांकि महान कियान राजवंश एक नश्वर राजवंश है, इसकी गहरी नींव किसी भी तरह से 5 महान पवित्र भूमियों से कमतर नहीं है। इसके अलावा साम्राज्य की विशाल आबादी के साथ प्रतिभाएं बड़ी संख्या में उभरकर सामने आती हैं। विभिन्न अजीब और असामान्य चीजें बनाई जा सकती हैं और इन कृतियों को आध्यात्मिक पत्थरों या कलाकृतियों की खेती के लिए अन्य संप्रदायों के साथ आदान प्रदान किया जा सकता है। ये ग्रेट कियान राजवंश की बढ़ती ताकत का मुख्य कारण भी है। बेशक ये स्पिरिट बोट नवीनतम हाईटेक उत्पाद है। पूरे राजवंश ने केवल एक ही पैदा किया है, फिर भी ये यू को बिना किसी हिचकिचाहट के दे दिया गया। इससे ये भी पता चलता है कि महारानी ली रोमांग उन्हें कितना महत्व देती हैं। ये यू ने अपने हाथ में भंडारण की अंगूठी और धातु के बक्से को देखा, उसे अपने दिल में छू गया। उन्होंने धीरे से कहा, कृपया जब आप लौटे तो मेरे लिए महारानी को धन्यवाद दे प्रभु। ये निश्चित रूप से अगर दोस्त तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बस मुझे बताओ, मैं इसे जल्द से जल्द तुम्हें पहुंचा दूंगा। ये यू के सामने ये लियांगायान का रवैया बहुत विनम्र था। ली नियानान के प्रति उन्होंने जो रुखापन दिखाया उससे बिल्कुल अलग। आखिरकार ये लियांगायान बहुत अच्छी तरह से जानता था उसके सामने जो आदमी है वो महारानी का भावी पति है। ऐसी स्थिति के साथ वह सम्मानजनक कैसे नहीं हो सकता। अपने विचार व्यक्त करने के बाद ये लियांगायान ज्यादा देर तक नहीं रुके, कुछ खुशियों का आदान प्रदान किया, फिर अपनी वापसी यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने स्थिति को भली भांति समझ लिया। बिना झुंझलाहट पैदा किए उत्साही बने रहना, यही एक कारण है कि ये लियांगायान सैकड़ों वर्षों से दरबार में फलता फूलता रहा है। बाद में ये यूबांस के घर में लौट आया। उन्होंने भंडारण रिंग की सामग्री की जांच की। अंदर उसे कई सुरक्षात्मक खजाने मिले। जेड पेंडेंट, वस्त्र इत्यादि सभी प्रकार की वस्तुएं मौजूद थीं। हालांकि वे लिचुन जेड जितने शक्तिशाली नहीं थे, फिर भी वे दुर्लभ कलाकृतियां थीं। ये स्पष्ट था ली रोमांग ने इस पर बहुत विचार किया था। इसके अलावा अंदर ली रोमांग का एक हस्तलिखित पत्र भी था। तू ये यू, मैं ब्लड डेमन संप्रदाय के साथ मामले को सुलझाने में मदद करूंगा। जब आप दूर हों तो अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें। नियानर अभी भी युवा है और उसे आपकी कंपनी की जरूरत है। यदि एक दिन आप महान कियान राजवंश में आने के इच्छुक हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। यहाँ आप बहुत सुरक्षित रहेंगे और हमारा 3 लोगों का परिवार एक साथ खुशी से रह सकता है। इसके अलावा आप जो चाहे कर सकते हैं और कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। पत्र के इन कुछ शब्दों से ये यू को गर्मजोशी का एहसास हुआ। देखभाल किए जाने का एहसास सचमुच अद्भुत है। हालांकि महल में लौटने का सवाल ही नहीं उठता। दुनिया बहुत विशाल है और देखने के लिए अभी भी बहुत कुछ है। कोई हमेशा महल में कैद कैसे रह सकता है। इन वस्तुओं को सावधानीपूर्वक संग्रहित करने के बाद ये यू ने आज का स्वप्न अनुकरण शुरू किया। हर सपना आपके लिए एक नया जीवन है। नक्शा और अक्षर लोड हो रहा है। चयन पूर्ण। इस सपने की प्रतिभा दिव्य दानव शरीर स्वर्ण, एक विशेष नियति के तहत जन्मे, किसी भी राक्षसी साधना पद्धति में एक अनोखी समझ और अंतर्दृष्टि के साथ भविष्य में राक्षसी मार्ग का नेता बनना नियति है। इस प्रतिभा को देखकर ये यू का चेहरा एक बार फिर उत्साह से चमक उठा। स्वर्णिम प्रतिभा से एक और मुलाकात। इस स्वप्न अनुकरण में उसे अपना हृदय कठोर करना होगा और प्रेम के मार्ग से बचना होगा। ऐसा करने से ही उसे लंबे समय तक जीवित रहने और अंततः स्वर्गारोहण प्राप्त करने का बेहतर मौका मिलेगा। पता चला 5 सामान्य जोड़ स्तरीय स्वप्न मूल्यांकनों का संचयी समापन। ड्रीम सिस्टम अपग्रेड किया गया। इस सपने से शुरू करके मेजबान व्यक्तिगत रूप से अनुकरण के लिए सपने में जाएगा, अब दर्शक के रूप में नहीं। जानकारी को अपने सामने देखकर ये यू की आंखें चौड़ी हो गईं। इसके तुरंत बाद उसने महसूस किया कि एक जबरदस्त शक्ति उसे आगे खींच रही है और उसे अपनी चपेट में ले रही है। उम्र 0। ये यू का जन्म पूर्वी सागर महाद्वीप के एक छोटे से देश में हुआ था। उनके जन्म के दिन खगोलीय घटना घटी। साफ रात के आकाश में रोने और चिल्लाने की आवाज के साथ अचानक काले बादलों ने सूरज को ढक लिया। आकाश में काले कमल चमक उठे। वे नीचे गिरते हुए तारों की रोशनी में परिवर्तित हो गए। हजारों लाल आंखों वाले कौवे घर के ऊपर चक्कर लगा रहे थे। ऐसी घटना आधे घंटे तक चली। सौभाग्य से जन्मस्थान एक बहुत सुदूर पहाड़ी गांव था। साथ ही देर रात होने के कारण ज्यादा हंगामा नहीं हुआ। ये यू ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाते हुए अपरिचित परिवेश को देखा। क्या वह सचमुच बच्चा बन गया था? हालांकि उसने पहले भी कई बार इसका अनुभव किया था, ये हमेशा एक दर्शक के दृष्टिकोण से था। अब इसे अचानक प्रथम व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखने पर भावना बिल्कुल अलग थी।
इस समय ये यू ने सपने में देखा कि उसकी जन्म देने वाली माँ बेहद कमजोर लेकिन बहुत चिंतित दिख रही थी। ये बड़बड़ाना कि बच्चा नहीं रो रहा है, एक समस्या हो सकती है और उसे जल्दी से रोना चाहिए। उसने अपना हाथ उठाया, शारीरिक रूप से रोने के लिए प्रेरित करने की तैयारी। ये देखकर ये यू तुरंत जोर जोर से चिल्लाने लगा। क्या मजाक है, प्रतिष्ठित स्वर्ण प्रतिभा, दिव्य राक्षसी शरीर का स्वामी, वह अपने पहले ही दिन हिट कैसे हो सकता है? अगर बात बाहर निकल गई तो क्या ये पूरी तरह से अपमानजनक नहीं होगा? क्या मेरे सपनों में पत्नियां असली हैं? अध्याय 74। 1 साल की उम्र में ये यू पहाड़ी गांव के अन्य बच्चों की तरह इधर उधर नहीं भागता था। इसके बजाय वह अक्सर बाहर के दृश्यों को देखता था। ये पहाड़ी गांव कई वर्षों से दुनिया से अलग थलग पड़ा हुआ था। हर कोई एक साधारण व्यक्ति था। कोई खेती तकनीक नहीं थी। इसने ये यू का जीवन सरल और नीरस बना दिया। विशेष नियति के तहत आसुरी पद के नियति नेता का जन्म कहाँ हुआ था? अपनी दादी के घर जाने के लिए। दानव राजा उदास महसूस कर रहा है। 11 साल की उम्र में 2 परियां उड़ती तलवारों पर आईं। एक थोड़ा मोटा था और दूसरा असाधारण रूप से सुंदर था। उनके आगमन से पहाड़ी गांव में काफी हलचल मच गई। आखिरकार इस सुदूर स्थान पर कई वर्षों से कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आया था। एक पल के लिए अधिकांश ग्रामीण भयभीत दिखे। ये दोनों परियां प्रत्येक घर में गईं, कुछ बोल नहीं रही थीं, बस इधर उधर देख रही थीं। पूरे गांव का दौरा करने के बाद उन्होंने निराशा में अपना सिर हिलाया। इस समय ये यू गांव के प्रवेश द्वार पर एक पेड़ के तने पर लेटा हुआ था, दृश्यों को देख रहा था। उसने किसी को आते हुए नहीं देखा। 2 परियां एक दूसरे से फुसफुसाते हुए धीरे धीरे गांव के प्रवेश द्वार तक चली गईं। उन्होंने अचानक ये यू को पेड़ के तने पर देखा। खूबसूरत परी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकी, क्या आध्यात्मिक बच्चा है? उसने ये यू से पूछा, बहन के यहाँ एक स्पिरिट फल है। यह न केवल बहुत मीठा है बल्कि जीवन भी बढ़ा सकता है। यदि आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर देंगे तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है? ये यू ने तिरस्कारपूर्ण भाव दिखाते हुए एक हाथ से अपना चेहरा आगे बढ़ाया। ईमानदारी से कहूं तो आप रोवान लियान्यू जितने विचारशील नहीं हैं। जब रोवान लियान्यू ने पहले स्पिरिट फल दिए तो उसने कभी कुछ नहीं मांगा, और आप अब भी चाहते हैं कि मैं एक प्रश्न का उत्तर दूं। क्या आप मेरे साथ अनुमान लगाने का खेल खेल रहे हैं? इसके अलावा भले ही ये स्पिरिट फल मुफ्त में दिया गया हो, ये यू इसे कभी नहीं लेगा। क्या आप मजाक कर रहे हैं? एक ही जाल में 2 बार फंसे। तुम्हारे सपनों में। ये यू के इनकार से दोनों परियों को झटका लगा। लगभग 10 साल का बच्चा स्पिरिट फल के प्रलोभन का विरोध कर सकता है? वह क्यों था? असाधारण रूप से सुंदर परी ने एक कदम आगे बढ़ाया और फिर पूछा, तुम्हें स्पिरिट फल क्यों नहीं चाहिए? ये यू ने एक हाथ से अपना मुंह ढक लिया और दूसरे हाथ से हाथ हिलाया। ये देखकर दोनों परियों ने सहज ही सोचा कि ये यू मूक है। उनकी आंखें तुरंत नम हो गईं। उन्होंने तुरंत अपने भंडारण के छल्लों से कई स्पिरिट फल निकाले और उन्हें ये यू के सामने रख दिया। ये हमसे गलत था, हमें आपसे प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहिए था। ये आध्यात्मिक फल हम बहनों की ओर से उपहार हैं। 2 परियां बहुत दोषी महसूस करते हुए चली गईं। ये यू को पेड़ के तने पर बैठा हुआ हतप्रभ छोड़कर बात न करने की इच्छा का इशारा करने का इतना गहरा असर हुआ। ठीक है, ये स्पिरिट फल बर्बाद नहीं होने चाहिए। परिवार के खाने के लिए उन्हें वापस लाना भी अच्छा होगा। ये सोचते हुए ये यू पेड़ से नीचे उतर गया और स्पिरिट फलों को वापस गांव ले गया। दरअसल उन 2 महिलाओं को देखकर ये यू के मन में उनके अधीन प्रशिक्षण लेने का विचार आया, लेकिन उन्होंने तुरंत ही यह विचार त्याग दिया। चूंकि उसने अपने दिल को कठोर करने और प्यार को बंद करने का फैसला किया है, इसलिए उसे इसे पूरी तरह से करना चाहिए। कम से कम शुरुआती दौर में तो वो किसी भी महिला को अपने करीब नहीं आने देते थे। बेशक मध्य से अंतिम चरण में ये उतना मायने नहीं रखेगा। भावनात्मक भागीदारी के बिना आकस्मिक संबंधों को कभी कभी अनुमति दी जा सकती है। 13 साल की उम्र में काले लिबादे में एक पतला कंकाल जैसा फटा हुआ ताओवादी गांव में आया। उसका चेहरा भयावह था, मानो खलनायक शब्द उसके माथे पर लिखा हो। गांव में प्रवेश करने के बाद वह बहुत देर तक ये यू को घूरता रहा। ग्रामीणों ने ये देखकर कि वह एक अच्छा व्यक्ति नहीं लग रहा था, हस्तक्षेप करना चाहा, लेकिन ताओवादी ने अपना हाथ लहराया जिससे वे अपनी जगह पर जम गए। ये यू शांत रहे। ये ताओवादी स्पष्ट रूप से एक कृषक था। अगर वह वास्तव में कुछ करने का इरादा रखता है, भले ही पूरा गांव एकजुट हो जाए, वे कुछ भी नहीं बदल सकते। डरने से बेहतर है कि शांति से इसका सामना किया जाए। उसके बाद ताओवादी अचानक पागलपन से हंसा और फिर उसने ये यू को पकड़ लिया और आकाश में उड़ गया। पब फ्यूचर विज्ञापन। आसमान में ताओवादी ने ये यू को बताया कि उसका नाम बुक्सिंजी था। वे राक्षसी मार्ग के प्रसिद्ध साधक थे। ये यू को अपने साथ ले जाने का कारण एक भविष्यवाणी थी। 1000 साल पहले दिव्य रहस्य संप्रदाय के प्रमुख ने भविष्यवाणी की थी। अत्यधिक यीन के दिन खगोलीय घटनाएं घटित होंगी और राक्षसी पद के स्वामी का जन्म होगा। अगर यह बात किसी और ने कही होती तो शायद इस पर विश्वास नहीं किया जाता, लेकिन दिव्य रहस्य संप्रदाय के मुखिया की ओर से इस पर विश्वास न करना कठिन था। पिछले 1000 वर्षों में चरम यज्ञ का पहला दिन 13 साल पहले था। उस समय धर्म और आसुरी दोनों मार्गों के साधक आसुरी मार्ग के स्वामी की खोज कर रहे थे। हालांकि किसी ने जानबूझकर स्वर्गीय रहस्यों को अस्पष्ट कर दिया, जिससे सभी को खाली हाथ लौटना पड़ा। अगले वर्षों में धार्मिक और राक्षसी दोनों मार्गों के लोगों ने राक्षसी मार्ग के स्वामी की खोज करना कभी नहीं छोड़ा। धर्म मार्ग का उद्देश्य उसे यथाशीघ्र समाप्त करना है।
वे उसे बिल्कुल भी बढ़ने नहीं दे सकते। राक्षसी मार्ग वाले उसकी रक्षा करना चाहते थे, आशा करते हुए कि वो एक ऐसा नेता बन सकता है जो राक्षसी खेती करने वालों को पुनर्जीवित करेगा। सबका अपना अपना एजेंडा था। वुक्सिंजी ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस छोटे से पहाड़ी गांव में ये यू जैसी आश्चर्यजनक प्रतिभा वाला कोई व्यक्ति मिलेगा। ये यू वो राक्षसी पथ का महान स्वामी हो सकता है। और वुक्सिंजी को केवल एक उपाधि चाहिए थी। उन्होंने कहा कि जब तक ये यू उनके अधीन प्रशिक्षु रहेगा, उसे वह सब कुछ सिखाने के लिए तैयार रहेंगे जो वह जानता है और ये यू को शीर्ष पर पहुंचने में मदद करेगा। वुक्सिंजी की कट्टर अभिव्यक्ति को देखकर ये यू वास्तव में उसे बताना चाहता था, हाँ, मैं वास्तव में उस राक्षसी पथ का स्वामी हूँ जिसके बारे में आप बात करते हैं। लेकिन ज्यादा चौंकाने से बचने के लिए ये यू ने हतप्रभ दिखने की कोशिश की। लंबी यात्रा के बाद वुक्सिंजी ये यू को एक विशाल ताओवादी मंदिर में ले आए। यहाँ ये यू ने 1 दर्जन से अधिक साथियों को देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। सभी उसकी उम्र के आसपास के लड़के और लड़कियां थे, उनके हाव भाव बेहद ठंडे थे। उनमें यौवन की जीवंतता का सर्वथा अभाव था। वुक्सिंजी ने उन्हें ये यू से अपने वरिष्ठ भाइयों और बहनों के रूप में परिचित कराया। सुनने के बाद ये यू चुप रहा। उस दिन ये यू के रहने के लिए जगह की व्यवस्था करने के बाद वुक्सिंजी ने उसे 9 नेदर बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक नामक एक मैनुअल सौंपा। उन्होंने ये यू को लगन से अभ्यास करने के लिए कहा। यदि कोई बात उसे समझ में न आए तो वह अपने वरिष्ठ भाई बहनों से पूछ सकता है। 2 महीनों में वुक्सिंजी व्यक्तिगत रूप से अपनी प्रगति की जांच करेंगे। यदि ये यू मैनुअल को पूरी तरह से समझ सकता है तो वुक्सिंजी उसे एक रहस्यमय इनाम देगा। इस भव्य चित्र को चित्रित करने के बाद वुक्सिंजी मुड़े और चले गए। ये यू कमरे में अकेली बैठी मैनुअल पलट रही थी। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। क्या मेरे सपनों में पत्नियां असली हैं? अध्याय 75। सच कहा जाए तो ये यू ने साधना की दुनिया में बहुत कम समय बिताया था। उन्होंने कई मैनुअल नहीं पढ़े थे, लेकिन अगर उसने अपने सपनों के दृश्यों को शामिल किया तो ये यू का अनुभव काफी व्यापक माना जाएगा। उसने 100 नहीं तो शायद 70 या 80 शैतानी मैनुअल पढ़े थे। इस 9 नेदर बॉडी रिफाइनमेंट तकनीक जैसा कोई मैनुअल पहले कभी नहीं था जो आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाए बिना केवल शरीर को प्रशिक्षित करता हो। इससे ये यू को लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर उसे याद आया ये पूर्वी सागर महाद्वीप था, परिचित केंद्रीय महाद्वीप नहीं। शायद मैनुअल में कुछ अंतर थे। ये यू ने सिर हिलाया। उन्होंने फिलहाल इस मुद्दे पर ध्यान न देने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद जब ये यू खाना खा रहा था उसने अचानक देखा कि एक मोटे बुजुर्ग को 2 अन्य लोग पीट रहे थे। बच्चे ने बस अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया और बिना कोई प्रतिकार किए मार सहन कर ली, लेकिन उसके हाथ कभी कभी प्रकाश की धारा से चमक उठते थे। इससे ये यू की रुचि बढ़ी। क्षण भर बाद हमलावर चले गए और मोटा बच्चा उठने के लिए संघर्ष करता रहा। उसने अपने सामने एक अतिरिक्त भोजन देखा। इससे वो बहुत भ्रमित हो गया। ये यू ने शांति से समझाया कि उसे धमकाए जाने पर थोड़ा दुख हुआ, इसलिए उसकी करुणा उमड़ पड़ी। अगर उसे कोई आपत्ति नहीं होती तो शायद वे दोस्त बन सकते थे। इस सरल गैर भावनात्मक भाषण ने मोटे बच्चे की आंखें थोड़ी लाल कर दी। वे सभी केवल 13 वर्ष के थे, अभी भी अपरिपक्व थे और आसानी से दूसरों पर भरोसा कर लेते थे। केवल 2 घंटों के भीतर ये यू ने आसानी से उससे बहुत सारी उपयोगी जानकारी प्राप्त कर ली। उस गोल मटोल बच्चे का नाम शी एओटियन था। इस नाम में एक खास नायक की भावना थी और शी एओटियन का अब तक का छोटा जीवन काफी असाधारण रहा है। वह एक राष्ट्र का राजकुमार था, विलासिता में पला बड़ा था, लेकिन उसका व्यक्तित्व अहंकारी नहीं था। वह अत्यंत सज्जन थे। उनकी साधना प्रतिभा भी बहुत ऊंची थी। 13 साल की उम्र में वह पहले ही प्रारंभिक फाउंडेशन स्थापना चरण में प्रवेश कर चुका था। वह स्पष्ट रूप से उन दूसरे लोगों के बच्चों में से एक था जिनके बारे में माता पिता हमेशा बात करते थे। आधे महीने पहले वुक्सिंजी शी एओटियन को महल से ले गया था। उसने उसे ये यू जैसी ही कहानी सुनाई थी, ये दावा करते हुए कि शी एओटियन को राक्षसी पद का भविष्य का स्वामी बनना तय था, जिसका सभी द्वारा सम्मान किया जाता था। इस चापलूसी के बाद उन्हें 9 नेदर बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक मैनुअल भी दिया गया था। शी एओटियन उस समय काफी उत्साहित महसूस कर रहे थे, लेकिन जब तक वो इस मंदिर में रहे अंततः उन्हें पता चला। वुक्सिंजी ने यह बात उनसे यूं ही नहीं कही। उसने सभी से एक ही बात कही, 2 महीने के समय में यदि वे 9 नेदर बॉडी रिफाइनमेंट तकनीक में महारत हासिल कर लेते हैं तो उन्हें इनाम मिलेगा। वुक्सिंजी द्वारा व्यक्तिगत निर्देश के लिए इनाम को पहाड़ के पीछे स्थित मंदिर में ले जाया जा रहा था। यदि उनमें तकनीक में महारत हासिल करने की समझ की कमी होती तो उन्हें वुक्सिंजी द्वारा घर भेज दिया जाता। हालांकि परिणाम की परवाह किए बिना शी एओटियन ने उन लोगों को फिर कभी नहीं देखा। एक बार एक बहुत सुंदर वरिष्ठ बहन थी। शी एओटियन लंबे समय से उस पर मोहित था, लेकिन इससे पहले कि वे बोल पाते उसने 9 नेदर बॉडी रिफाइनमेंट तकनीक में महारत हासिल कर ली और वुक्सिंजी उसे पहाड़ के पीछे स्थित मंदिर में ले गई। वो कई दिनों तक बाहर नहीं आई। शी एओटियन अपने पहले प्यार को ऐसे ही खोना नहीं चाहता था, इसलिए जब वुक्सिंजी बाहर गया तो वह चुपचाप पहाड़ के पीछे चला गया, अपनी भावनाओं को साहपूर्वक स्वीकार करने का इरादा रखता था। लेकिन इससे पहले कि वो मंदिर में प्रवेश कर पाता उसे एक गुप्त स्थान पर एक बड़ा गड्ढा मिला। गड्ढे में दर्जनों शव अस्त व्यस्त पड़े हुए थे। उनमें बड़ी बहन भी थी। उसका शरीर बुरी तरह क्षत विक्षत था और उसका चेहरा पीड़ा से विकृत हो गया था। ये देखकर शी एओटियन जल्दी से सामने वाले मंदिर में लौट आए। वो 2 दिनों तक अपने कमरे में बिना बाहर आए रहे।
इस दौरान शी येउटियन को एक बात का एहसास हुआ, उसे दूसरा पहला प्यार मिल सकता है, लेकिन अगर उसने अपनी जान खो दी तो वो सब कुछ खो देगा। तो शी येउटियन ने इस नारकीय जगह से भागने का फैसला किया। उन्होंने तुरंत अपने साथी शिष्यों से चर्चा की कि क्या वे एक साथ भाग सकते हैं, लेकिन अन्य 2 शिष्यों ने उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। उन्हें लगा कि शी येउटियन उनकी मानसिकता को प्रभावित करने के लिए जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं। तो उन्होंने शी येउटियन से कहा कि वे चले जाएं और उनकी खेती को प्रभावित करना बंद कर दें। लेकिन लगातार बने रहने वाले शी येउटियन को पता था कि अथक होने का क्या मतलब है। वो दोनों को परेशान करता रहा, समझाता रहा और उन्हें 9 नेदर बॉडी रिफाइनमेंट तकनीक का अभ्यास करने से रोकता रहा। दोनों अधिक से अधिक नाराज हो गए और अधिक आश्वस्त हो गए कि शी येउटियन उनके राक्षसी पद का स्वामी बनने में एक बड़ी बाधा थी। आखिरकार अब और सहन नहीं कर पाने पर उन्होंने शी येउटियन को पीट दिया। हाँ, बिल्कुल वैसा ही हुआ था। ये सारी जानकारी जानने के बाद ये यू का चेहरा फीका पड़ गया। धिक्कार है तुम पर, कमीने। क्या राक्षसी मार्ग का स्वामी इतना बेकार है? क्या आपको हर कोई एक जैसा दिखता है? मैं हालांकि ये यू को फिर कुछ याद आया। उन्होंने एक बार अर्थफियन संप्रदाय में एक प्राचीन पाठ पढ़ा था। इसने कब्जा करने की एक तकनीक रिकॉर्ड की जिसमें एक प्रतिभाशाली शरीर पर कब्जा करने के लिए एक टूटी हुई आत्मा का उपयोग किया गया। यदि वश में की जाने वाली आत्मा बहुत शक्तिशाली थी तो वश में किया जाने वाला शरीर आत्मा को वश में करने के लिए पर्याप्त मजबूत होना चाहिए। अन्यथा नया शरीर शक्तिशाली आत्मा द्वारा आसानी से फाड़ा जा सकता है और इस प्रकार अनुपयोगी हो सकता है। शायद यही असली कारण है कि हर किसी को 9 नेदर बॉडी रिफाइनमेंट तकनीक का अभ्यास कराया जाता है। ये यू को चुप देखकर शी येउटियन ने तुरंत अपना सिर ढक लिया और कहा, जूनियर भाई, मैं कसम खाता हूँ कि मैं सच कह रहा हूँ। कृपया मुझे मत मारो। ये सुनकर ये यू को खुशी भी हुई और निराशा भी। फिर उन्होंने शी येउटियन से पूछा, चूंकि आप पहले से ही फाउंडेशन स्थापना चरण में हैं, तो जब आपको पीटा जा रहा था तो आपने लड़ाई क्यों नहीं की? और आपकी बांह पर प्रकाश की वो झिलमिलाहट क्या थी? शी येउटियन ने अपना सिर थोड़ा नीचे किया और दावा किया, वह वापस नहीं लड़ सकता क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो लोग मर जाएंगे। वो किसी को मारना नहीं चाहता था। उसकी बांह पर प्रकाश की झिलमिलाहट उसके परिवार की गुप्त साधना तकनीक, शून्य ब्रेकिंग तकनीक की रक्षात्मक स्थिति थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन ये प्रहार के कुछ बल को विक्षेपित कर सकता है। हालांकि शेष बल ने फिर भी उसे काफी दर्द पहुंचाया। ये यू धीरे धीरे ऊपर चला और शी येउटियन के चेहरे पर थप्पड़ मारा। यदि आप दर्द से डरते हैं तो अब और मार मत खाओ। इसके बजाय दूसरों को मारना शुरू करें। उन्हें तब तक मारो जब तक वे समर्पण न कर दें। यदि वे तुम्हें पीट पीट कर मार डालने को तैयार हैं तो आप उनके साथ ऐसा करने को तैयार क्यों नहीं हैं? इन शब्दों को सुनकर शी येउटियन काफी देर तक वहीं खड़े रहे, उन्हें संसाधित करने में असमर्थ रहे। 1.5 महीने बाद वुक्सिंजी शी येउटियन को खोजने के लिए सामने के मंदिर में आए। उनसे पूछा कि उन्होंने 9 नेदर बॉडी रिफाइनमेंट तकनीक के साथ कैसे प्रगति की है क्योंकि सहमत समय आ गया था। इससे पहले कि शी येउटियन जवाब दे सके, ये यू आगे बढ़े और वुक्सिंजी से कहा, मैंने पहले ही 9 नेदर बॉडी रिफाइनमेंट तकनीक में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है और कार्य को समय से पहले पूरा कर लिया है। ये यू के सक्रिय दृष्टिकोण ने उन्हें वुक्सिंजी से अनुमोदन प्राप्त कराया, जिन्होंने तब घृणित टिप्पणी की, शिष्य, मैं छोटी उम्र से जानता था कि तुम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। आपने मुझे बिल्कुल निराश नहीं किया। अध्याय 76 आसुरी साधक गुरुओं को धोखा दिए बिना नाम कैसे कमा सकते हैं। वुक्सिंजी के मार्गदर्शन में ये यू पहली बार पीछे के पहाड़ी मंदिर में पहुंचे। साफ सुथरे सामने वाले मंदिर की तुलना में ये पुराना और प्राचीन लग रहा था, जैसे कि सदियों से इसका जीर्णोद्धार नहीं किया गया हो। ये दरारों से भरा हुआ था और जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। मुख्य हॉल के सामने खम्भों पर कई चमकीले लाल हाथ के निशान थे जो एक सिहरन पैदा करने वाली अनुभूति दे रहे थे। वुक्सिंजी ने ये यू को बताया कि ये पिछले संघर्षों से बचे हुए युद्ध के निशान थे। ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। भविष्य में राक्षसी मार्ग के स्वामी के रूप में राक्षसी संप्रदायों का नेतृत्व करते हुए उसे साहसी होना चाहिए। ये सुनकर ये यू ने तुरंत हल्का सा सिर हिलाया। मंदिर के मुख्य हॉल में प्रवेश करने के बाद वुक्सिंजी की पहली कार्रवाई ये यू के शरीर को अपनी आध्यात्मिक भावना से स्कैन करना था। ये पुष्टि करने पर कि उसका शरीर वास्तव में मजबूत था, वुक्सिंजी के चेहरे पर संतुष्टि का एक संकेत दिखाई दिया। तुरंत उसने ये यू को अपनी आंखें बंद करने और पूरी तरह से आराम करने का निर्देश दिया। जल्द ही वह अपनी आत्मा का उपयोग करके एक उच्च स्तरीय तकनीक उन तक पहुंचाएगा। हालांकि संचरण के दौरान शरीर में कुछ असामान्य प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, लेकिन एक बात याद रखें, चाहे कुछ भी हो जाए विरोध मत करो, अन्यथा इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि ट्रांसमिशन विफल हो जाएगा या यहाँ तक कि विकलांगता भी हो सकती है। ये यू ने दृढ़ता से सिर हिलाया। अपने शिष्य को इतना आज्ञाकारी व्यवहार करते देख वुक्सिंजी के चेहरे पर एक अजीब सी चमक दिखाई दी। ये काफी भयानक लग रहा था। फिर वुक्सिंजी के संकेत पर ये यू ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। इस बीच वुक्सिंजी ने अपना काला वस्त्र वापस खींच लिया, जिससे उसकी 2 सूखी भुजाएं दिखाई देने लगीं। एक पल में एक सरन भरी गंध निकली। वुक्सिंजी की भुजाएं असंख्य घने घावों से ढकी हुई थीं। उनमें से लगभग सभी सड़ चुके थे। उन्हें पॉकमार्क वाला कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। वुक्सिंजी के चेहरे पर दर्द के लक्षण दिखे, लेकिन उसके हाथ बिना रुके चलते रहे। तुरंत उसने एक जटिल दाववादी मुहर बनाई। इसके बाद वुक्सिंजी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उसके सिर के ऊपर एक हल्की नीली छाया धीरे धीरे दिखाई दी। ये वुक्सिंजी की आत्मा थी।
अजीब बात यह थी कि वुक्सिंजी जैसे कृषक के लिए उसकी आत्मा अत्यंत शक्तिशाली होनी चाहिए, सामान्य लोगों से कहीं अधिक। फिर भी उसकी आत्मा से कमजोरी का एहसास हो रहा था। जैसे ही वुक्सिंजी की आत्मा ये यू के सिर की ओर तैरने लगी, उसे अपने कब्जे में लेने की तैयारी कर रही थी, ये यू ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसके दाहिने हाथ से हल्की नीली रोशनी फूटी। उसने सीधे वुक्सिंजी की आत्मा को पकड़ लिया। इस अचानक परिवर्तन ने वुक्सिंजी को पूरी तरह से अचंभित कर दिया। उसके पास विरोध करने का कोई मौका नहीं था और ये यू द्वारा दृढ़ता से नियंत्रित किया गया था। ये यू के हाथ में आध्यात्मिक ऊर्जा की वृद्धि महसूस करते हुए वुक्सिंजी ने तुरंत विनती की, शिष्य, मुझे छोड़ दो। मैं आप तक तकनीकें पहुंचाने का इरादा रखता हूँ। ये यू ने मुस्कुराते हुए स्पष्ट रूप से कहा, बिल्कुल वैसे ही जैसी मुझे उम्मीद थी। अपने शरीर को छोड़ने और दूसरों पर कब्जा करने के बार बार प्रयासों ने आपकी आत्मा को अविश्वसनीय रूप से कमजोर बना दिया है। यदि ऐसा न होता तो मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाता। मास्टर, क्या दूसरों पर कब्जा करना इतना मनोरंजक है? ये सुनकर वुक्सिंजी की अभिव्यक्ति तुरंत चिंतित हो गई। उसने ये यू की पकड़ से छूटने और अपने शरीर में लौटने की सख्त कोशिश की, लेकिन चाहे उसने कुछ भी किया हो, वह इसे प्रबंधित नहीं कर सका। इससे केवल ये यू के शब्दों की पुष्टि हुई। यदि उसकी कमजोर आत्मा न होती तो ये यू उसे नियंत्रित नहीं कर पाता। पिछले वर्ष में वुक्सिंजी ने सभ्य योग्यता वाले 100 से अधिक बच्चों की तलाश की थी, जो सबसे इन गहन दिनों के दौरान पैदा हुए थे। उनका लक्ष्य उनके स्वस्थ शरीर पर कब्जा करना था। यदि वह राक्षसी मार्ग के स्वामी के शरीर को सुरक्षित कर सके तो और भी अच्छा। तो वुक्सिंजी ने कई तैयारियां की, जैसे कि 9 नेदर फोजिंग बॉडी तकनीक। ये शरीर तो बना सकता है लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा विकसित नहीं कर सकता, जिससे वुक्सिंजी को बहुत सुविधा हुई। क्योंकि जब आत्मा ने शरीर छोड़ा तो वह बहुत कमजोर था, थोड़ी सी चूक से मृत्यु हो सकती थी। इसलिए वुक्सिंजी बहुत सतर्क था। फिर भी इतने सारे शरीरों की कोशिश करने के बावजूद कोई भी अपनी आत्मा को पूरी तरह से समायोजित नहीं कर सका। हर बार अधिकतम 3 दिनों के बाद नया शरीर उसे अस्वीकार करना शुरू कर देगा। निराश होते हुए भी वुक्सिंजी कभी निराश नहीं हुए। उसने कोशिश जारी रखी, एक ऐसे शरीर की तलाश की जिसमें उसकी आत्मा समा सके। लेकिन अब वह अप्रत्याशित रूप से एक किशोर द्वारा नियंत्रित किया गया था। इस स्थिति ने वुक्सिंजी को पूरी तरह से अचंभित कर दिया, जिससे वह गुस्से से चिल्लाने लगा, तुम कौन हो? आप कब्जे के बारे में कैसे जानते हैं? और मैंने तुम्हें जो कुछ दिया वह 9 नेदर फोजिंग बॉडी तकनीक थी, जो आध्यात्मिक शक्ति विकसित करने में असमर्थ थी। आपने अपना साधना स्तर कैसे प्राप्त किया? वुक्सिंजी के नपुंसक क्रोध का सामना करते हुए ये यू ने व्यंग्य किया। इस समय के दौरान उसने शी एओटियन को अपने परिवार की शून्य ब्रेकिंग तकनीक को सफलतापूर्वक पारित करने में धोखा दिया था, केवल क्यूई शोधन के शिखर को प्राप्त किया था। लेकिन यह वुक्सिंजी की टूटी हुई आत्मा को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त था। ये यू ने दोनों हाथों से बल लगाया, लगातार वुक्सिंजी की आत्मा को खींचते हुए उसे मारने का इरादा किया। वुक्सिंजी की आत्मा पहले से ही कमजोर इस तरह की यातना बर्दाश्त नहीं कर सकी। उन्होंने तुरंत घोषणा की, जब तक ये यू उसे रिहा करने के लिए तैयार था, वह उसे अपना सारा ज्ञान प्रदान करेगा और उसके विकास में सहायता के लिए गंभीरता से खेती सिखाएगा। उसने ये यू का संरक्षक बनने और 100 वर्षों तक उसकी रक्षा करने की भी शपथ ली। लेकिन इस तरह के प्रलोभन का सामना करते हुए ये यू अविचल रहा। उन्होंने वुक्सिंजी की आत्मा को चीरते हुए संघर्ष करना जारी रखा। दुर्भाग्य से उसकी चरम क्यूई शोधन स्तर की आध्यात्मिक शक्ति वुक्सिंजी को तुरंत मारने के लिए पर्याप्त नहीं थी। यदि क्यूई को परिष्कृत करने से काम नहीं चलेगा तो चलिए नींव बनाते हैं। ये यू ने धीरे धीरे गंदी हवा का झोंका छोड़ा। वह तोड़ने लगा। वास्तव में वह लंबे समय से शून्य ब्रेकिंग तकनीक का अभ्यास करके नींव बनाने में सक्षम था। वुक्सिंजी के संदेह को जगाने से बचने के लिए उसने केवल अपनी खेती को दबा दिया था। अब जब मामला यहाँ तक आ गया है तो अब पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है। अगले ही पल आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा ये यू के शरीर में ज्वार की तरह उमड़ पड़ी। जल्द ही ये यू क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र से फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र तक आगे बढ़ गया। इस भयावह इरादे को महसूस करते हुए वुक्सिंजी ने जल्दी से दहाड़ते हुए कहा, तुम मुझे नहीं मार सकते। मास्टरोसाइड प्राकृतिक नियम के विरुद्ध है। क्या तुम सचमुच अपने गुरु के साथ विश्वासघात करने और अपने वंश को नष्ट करने का कलंक सहना चाहते हो? ये यू ने मुस्कुराहट प्रकट की। मास्टर, हम सभी यहाँ राक्षस कृषक हैं। आइए शिक्षकों के सम्मान और पूर्वजों के सम्मान के बारे में बात न करें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, राक्षस कृषकों के रूप में यदि हम अपने स्वामी को मारने की हिम्मत भी नहीं करते हैं तो हम अपना नाम कैसे कमा सकते हैं? ये यू ने दोनों हाथों से वुक्सिंजी की आत्मा में सीधे छेद करके शून्य ब्रेकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। फिर सुरक्षा की दृष्टि से उसने वुक्सिंजी की आत्मा को तब तक टुकड़े टुकड़े करना जारी रखा जब तक कि वह अंततः रुक नहीं गया। उसी समय वुक्सिंजी का शरीर एक जोरदार टक्कर के साथ जमीन पर गिर गया। ये तेजी से क्षय होने लगा। इस समय शी एओटियन बाहर से दाववादी द्वार में घुस गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बेतहाशा लकड़ी घुमाई। वह जोर से चिल्लाया, अगर तुम्हें हिम्मत है तो मेरे पास आओ। मेरे भाई को चोट मत पहुंचाओ। ये दृश्य देखकर ये यू को उत्सुकता हुई। उन्होंने पूछा कि शी एओटियन क्या कर रहे थे। हर तरफ कांपते हुए शी एओटियन ने कहा, तुम यहाँ मेरे एकमात्र दोस्त हो। मैं नहीं चाहता कि तुम मरो, इसलिए मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। ये यू शी एओटियन की आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ भाई को स्पष्ट रूप से देख सकता था। अध्याय 77, मेरा तिरस्कार किया गया। अब मैं फ्रेम दर फ्रेम विश्लेषण कर रहा हूँ। वुक्सिंजी को निपटाने के बाद ये यू ने उसकी भंडारण अंगूठी ले ली।
हालांकि वुक्सिंजी द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण वह इसे तुरंत नहीं खोल सका। ये यू को पीछे के पहाड़ पर दाववादी मंदिर की खोज करनी थी। उसे आश्चर्य हुआ, उसे कुछ भी नहीं मिला। कोई अन्य विकल्प न होने पर उन्होंने शून्य ब्रेकिंग तकनीक का अभ्यास जारी रखा। 16 साल की उम्र में ये यू ने शून्य ब्रेकिंग तकनीक में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली और प्रारंभिक गोल्डन कोर चरण में सफलतापूर्वक आगे बढ़ गए। इस बीच शी एवटियन अपनी असाधारण प्रतिभा पर भरोसा करते हुए देव से फाउंडेशन स्थापना चरण में भी सफलतापूर्वक आगे बढ़े। इन वर्षों में शी एवटियन कभी घर नहीं लौटे। इसके बजाय वह ये यू के पक्ष में रहा। उनके शब्दों में 30 से अधिक राजकुमारों में से मैं सम्राट द्वारा सबसे कम पसंदीदा हूँ। बदमाशी सहने के लिए वापस जाने के बजाय भाई यू के पक्ष में स्वतंत्र रूप से रहना बेहतर है। ये यू शी एवटियन की संगति का आदी हो गया। दरअसल जिस दिन से शी एवटियन ने उसे बचाने के लिए टूटी हुई लकड़ी की छड़ी के साथ पीछे के पहाड़ पर आने की हिम्मत की, ये यू ने पहले ही शी एवटियन को अपने दिल में स्वीकार कर लिया था। एक व्यक्ति जो पीटे जाने पर भी प्रतिकार नहीं करता, फिर भी साहपूर्वक अपने बचाव में आने का साहस करता है। हालांकि यह हास्यास्पद था, इसने चरित्र भी दिखाया। दोनों ने पीछे के पहाड़ पर एक साथ अभ्यास किया। इसी वर्ष के दौरान ये यू अंततः वुक्सिंजी की स्टोरेज रिंग को तोड़ने में कामयाब रहा। इससे उन्हें असंख्य स्पिरिट स्टोन और साथ ही 2 साधना तकनीकें प्राप्त हुईं। एक थी बॉडी सीजिंग डिवाइन आर्ट, जो कब्जे की तकनीक पर केंद्रित थी। दूसरे का नाम यिन डिवोरिंग आर्ट रखा गया। इसमें शरीर को पोषण देने और आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा को लगातार मजबूत करने के लिए यिन ऊर्जा का उपभोग करना शामिल था। हालांकि यह तकनीक उच्च कोटि की थी, लेकिन इसमें इसकी कमियां भी थीं। थोड़ी सी दुर्घटना से यिन ऊर्जा उग्र हो सकती है और शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। इसने ये यू को तुरंत वुक्सिंजी की बाहों पर लगे घावों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। संभवतः इस तकनीक का अभ्यास करते समय एक दुर्घटना के कारण उसके मन में शरीर रखने और बदलने की इच्छा उत्पन्न हुई। हालांकि ये यू की नज़र में यिन डिवोरिंग आर्ट की कमियां एक मजाक के अलावा और कुछ नहीं थीं। अपनी स्वर्णिम प्रतिभा और दिव्य दानव शरीर के साथ यदि वह इस राक्षसी तकनीक में भी महारत हासिल नहीं कर सका तो साधना करने का क्या मतलब था। 19 साल की उम्र में ये यू यिन डिवोरिंग आर्ट का उपयोग करके सफलतापूर्वक लेट गोल्डन कोर चरण में आगे बढ़े। उन्होंने इसमें सुधार भी किया और इसका नाम बदलकर डिवोरिंग स्पिरिट तकनीक रख दिया। ये तकनीक न केवल यिन ऊर्जा को निगलती है, बल्कि सभी चीजों को निगल भी सकती है। खुद को पोषण देने के लिए हर चीज को यिन ऊर्जा में परिवर्तित कर सकती है। शी एवटियन ने भी डिवोरिंग स्पिरिट तकनीक सीखना शुरू किया और सफलतापूर्वक गोल्डन कोर चरण तक आगे बढ़े। 22 साल की उम्र में ये यू ने दाववादी मंदिर में कठोर साधना जारी नहीं रखी। इसके बजाय उन्होंने वो करने के लिए शी एवटियन के साथ साधना जगत में प्रवेश किया जो सच्चे राक्षस साधकों को करना चाहिए। तकनीक छीनो, स्पिरिट स्टोन छीनो, कलाकृतियां छीनो। संक्षेप में सभी उपयोगी संसाधनों को छीन लें। एक कहावत है जो यहाँ अच्छी चलती है, मैं इसे देखता हूँ, मैं इसे छीन लेता हूँ। 55 साल की उम्र में ये यू सफलतापूर्वक नेसेंट सोल क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया। वर्षों की मेहनती कार्य के माध्यम से ये यू और शी एवटियन ने भी खेती की दुनिया में कुछ प्रतिष्ठा हासिल की। बेशक उनकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से अच्छी नहीं थी, क्योंकि वे धर्म मार्ग से ही नहीं हटे। उन्होंने आसुरी पंथ के शिष्यों को भी नहीं छोड़ा। एक बार ये यू ने एक राक्षसी कृषक का वस्त्र भी छीन लिया था। लाल आंखों वाला, वह चाहता था कि ये यू साथी राक्षसी कृषकों के रूप में सामने आए और उसे अपना बाहरी वस्त्र अपने पास रखने दिया जाए। लेकिन शी एवटियन ने तुरंत जवाब दिया, मेरा बड़ा भाई अपने ही शिक्षक को भी मारने का साहस करता है। आपको क्या लगता है कि आप किस चेहरे के लायक हैं? आप चेहरा मांगने से कहाँ बचते हैं? इस घातक दोहरे प्रश्न ने राक्षसी कृषक को अवाक कर दिया, जो फिर मुड़कर चला गया। लेकिन इससे ये यू को काफी गुस्सा भी आया, जिससे उसने शी एवटियन के सिर पर वार कर दिया। क्या इसे हर जगह फैलाना जरूरी है? शी एवटियन ने शिकायत के साथ कहा, बड़े भाई आपने खुद ही यह कहा है, राक्षसी कृषकों के रूप में हमें निर्दयी होना चाहिए। यदि हम अपने स्वामी को मार सकते हैं तो हम और क्या नहीं कर सकते। इस उत्तर ने ये यू को ढहा दिया और इस घटना के कारण ही उनकी साझेदारी को और भी अधिक बदनामी मिली। कोई आश्चर्य नहीं कि ये दोनों अच्छे और बुरे में अंतर नहीं करते, सब कुछ छीन लेते हैं। क्योंकि उन्होंने अपने शिक्षकों और पूर्वजों की हत्या करके शुरुआत की, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। खेती की दुनिया में फैल रही अफवाहों को सुनकर ये यू ने तुरंत शी एवटियन को अपनी मुट्ठी से अभिवादन किया। 82 साल की उम्र में ये यू और शी एवटियन ने मिस्टिकियन संप्रदाय के नेता के पोते को पकड़ लिया। इस प्रक्रिया में उन्होंने गलती से उसे मार डाला। नतीजतन मिस्टिकियन संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर ने सार्वजनिक रूप से ये यू और शी एवटियन के खिलाफ पीछा करने की घोषणा की और उनके ठिकाने पर एक अत्यंत उच्च इनाम रखा। ये जानकारी मिलने पर ये यू घबराए नहीं। इसके बजाय उसने शी एवटियन को पाया और उसे महल में लौटने और थोड़ी देर के लिए लेटने का निर्देश दिया। साथ रहने से बहुत अधिक ध्यान आकर्षित होगा, गर्मी कम होने के बाद वे लौट आएंगे। यद्यपि शी एवटियन अनिच्छुक था, उसे ये यू की जिद माननी पड़ी। शी एवटियन को विदा करने के बाद ये यू को छिपने के लिए पहाड़ों में एक एकांत गांव मिला। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह रहस्यवादी यिन संप्रदाय से डरता था, लेकिन क्योंकि वह एकीकरण क्षेत्र को तोड़ने की तैयारी कर रहा था। 83 साल की उम्र में ये यू ने एकीकरण क्षेत्र को सफलतापूर्वक तोड़ दिया और रहस्यवादी यिन संप्रदाय के शिष्यों का लगातार शिकार करना शुरू कर दिया। 85 साल की उम्र में ये यू के हाथों 8 बुजुर्गों और 137 शिष्यों की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। इस उपलब्धि ने पूरे खेती जगत को हिलाकर रख दिया।
सभी ने शुरू में सोचा था कि ये यू और शिएउटियन, ये जोड़ी, निचले स्तर पर विवाद करने वाले मामूली किसान थे। कई संप्रदायों ने उन पर अधिक ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब ये यू की उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। 86 साल की उम्र में ये यू ने अपने मध्य एकीकरण दायरे की खेती के साथ अपने दायरे में अंतर के बावजूद मिस्टिकियन संप्रदाय के प्रारंभिक क्लेश क्रॉसिंग चरण संप्रदाय मास्टर को मार डाला। तब से वो एक युद्ध में प्रसिद्ध हो गया। उस वर्ष भी ये यू मिस्टिकियन संप्रदाय के नए संप्रदाय मास्टर बन गए। अपने शानदार रिकॉर्ड के कारण ये यू कुछ समय के लिए साधना जगत के राक्षसी पद का सबसे गर्म विषय बन गया। कई लोगों ने उनके जीवन के अनुभवों का विश्लेषण करना शुरू किया, गोल्डन कोर दायरे से एकीकरण दायरे तक बस कुछ ही दशकों में। इस तरह की भयानक खेती की गति ने खेती की दुनिया के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को पूरी तरह से बदल दिया। इसके अलावा एक डाकू से संप्रदाय गुरु में परिवर्तन किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसने पूरी तरह से एक कहावत की पुष्टि की, पहले मेरा तिरस्कार किया जाता था, अब मैं फ्रेम दर फ्रेम विश्लेषण कर रहा हूँ। इसके अलावा कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा ये यू का जीवन अनुभव भाग्य के पुत्र जैसा था, नीचे से शुरू करके जबरदस्ती ऊपर की ओर बढ़ते हुए आज ये यू नाम पूरे खेती जगत में गूंजता है। अब कोई भी अपने अतीत का जिक्र नहीं करता, अब ये सब अच्छी प्रतिष्ठा के बारे में है। वास्तव में सफलता और प्रसिद्धि का मामला, तो सफलता वास्तव में कई चीजें बदल सकती है। हालांकि ये यू को एक बात अजीब लगी, वो शिएउटियन बिना किसी निशान के गायब हो गया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मिस्टिकियन संप्रदाय के संप्रदाय गुरु को मारने के बाद ये यू शिएउटियन के साथ जश्न मनाना चाहता था, लेकिन उसे पता चला कि शिएउटियन कभी महल में नहीं लौटा था और उसका ठिकाना अज्ञात था, जैसे कि वह पूरी तरह से गायब हो गया हो। 210 साल की उम्र में ये यू सफलतापूर्वक लेट क्लेश क्रॉसिंग दायरे में आगे बढ़ गया। इस दौरान उन्हें एक बात भी समझ आई कि दिव्य रहस्य संप्रदाय के गुरु ने वास्तव में भविष्यवाणी की थी कि चरमयीन के दिन एक घटना घटित होगी और राक्षसी पद के स्वामी का जन्म होगा। इसलिए कई लोग जो ये यू के दिन ही पैदा हुए थे उन्होंने निर्दोष रूप से अपनी जान गंवा दी। इससे ये यू की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। आकाशीय रहस्य संप्रदाय के संप्रदाय गुरु के पास जाना और देखना आवश्यक लग रहा था। शायद इस बूढ़े आदमी के पास कुछ महत्वपूर्ण बात थी। और जैसे ही ये यू पहाड़ के किनारे इस प्रश्न पर विचार कर रहा था, एक सुंदर परी युवती वहां चली आई। उसने बिना किसी संदर्भ के एक वाक्य कहा, इसे सौंप दो। क्या मेरे सपनों में पत्नियां असली हैं? अध्याय 78। ये सुनकर ये यू ने अपना सिर घुमाया और देखा कि उसके पीछे एक भोली भाली दिखने वाली परी खड़ी है। वो लंबी नहीं थी, बहुत सुंदर दिखती थी। ये यू को उससे अपरिचित महसूस हुआ, जिससे उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। परी अपनी भौं सिकुड़ने से खुद को नहीं रोक सकी। वो फिर बोली, क्या मुझे सौंपने के लिए आपको पासफ्रेज देने की जरूरत है? ठीक है, आप जीत गए। यहाँ पासफ्रेज है, आप मुझे अनदेखा करें। ये यू पूरी तरह से हतप्रभ था। उसने असमंजस से पूछा, मैं तुम्हें नजरअंदाज करता हूँ। परी तुरंत मुस्कुराई, ठीक है, पासफ्रेज मेल खाता है, क्या आप इसे अभी सौंप सकते हैं? ये यू ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई। तुम मुझे अनदेखा करो, मैं तुम्हें अनदेखा करता हूँ, और यह पासफ्रेज के रूप में गिना जाता है। इसका आविष्कार किसने किया? ये यू एक पल के लिए परी को देखता रहा। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? लगातार सवालों ने परी लैन लियानियन को अधीर कर दिया। वह तुरंत उसके पास चली गई। ये यू पर उंगली उठाते हुए उसने कहा, तुम मेरे संपर्क हो झाओ लिकान। आप 13 वर्षों से रहस्यवादी इन संप्रदाय में गुप्त रूप से रहे हैं, और मैं आपका नया हैंडलर लैन लियानियन हूँ। हालांकि हम पहली बार मिल रहे हैं, चूंकि पासफ्रेज मेल खाता है, आपको और क्या विश्वास करने की जरूरत है? जल्दी से मेरे लिए सिफारिश पत्र लाओ ताकि मैं मिस्टिकियन संप्रदाय में शामिल हो सकूं। इस तरह हमारे पास राक्षस के खिलाफ बेहतर मौका होगा। ये सुनकर ये यू ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ लीं। झाओ लिकांग और लैन लियानियन दोनों नाम उसके लिए बहुत अपरिचित थे। मिस्टिकियन संप्रदाय में सैकड़ों शिष्यों के साथ ये यू संभवतः हर किसी के नाम से परेशान नहीं हो सकता, लेकिन लैन लियानियन के शब्दों से उन्हें बहुत सारी उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई। उदाहरण के लिए झाओ लिकांग एक अंडरकवर एजेंट था, और लैन लियानियन उनकी नई वरिष्ठ थी जिनसे वह पहले कभी नहीं मिले थे। इसलिए ये गलतफहमी हुई। अब लैन लियान दानव से निपटने में झाओ लिकांग के साथ सहयोग करने के लिए मिस्टिकियन संप्रदाय में घुसपैठ करना चाहता था। ये यू स्पष्ट नहीं था कि यह राक्षस कौन था, लेकिन 50% से अधिक संभावना थी कि यह वही हो सकता है, क्योंकि एक साधारण बुजुर्ग से निपटने और 2 लोगों को मिस्टिकियन संप्रदाय में घुसने के लिए इतनी परेशानी से गुजरने की कोई जरूरत नहीं थी। लैन लियानियन की जिद्दी लेकिन मनमोहक उपस्थिति को देखकर ये यू मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। इतनी भोली लड़की को इतनी जल्दी मार देना अफसोस की बात होगी। आइए पहले उसके साथ थोड़ा खेलें, इसे बोरियत दूर करने का एक तरीका माने। तो ये यू ने अपने स्टोरेज रिंग से कागज का एक टुकड़ा निकाला और बड़े अक्षरों में लिखा, सिफारिश पत्र। उन्होंने इसे लैन लियानियन को सौंप दिया। ये देखकर वह दंग रह गई और पूछा, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? क्या हमें किसी बुजुर्ग से अनुशंसा पत्र नहीं मिलना चाहिए था? आपने ये शब्द यूं ही लिख दिए और बस इतना ही। ये यू ने तुरंत समझाया, यह मिस्टिकियन संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर की लिखावट की नकल करने वाला एक सिफारिश पत्र है। ये निश्चित रूप से आपको मिस्टिकियन संप्रदाय में सफलतापूर्वक प्रवेश दिलाएगा, इसलिए चिंता न करें।
लेन लियानियन ने अपने हाथ में सिफारिश पत्र को देखा, फिर ये यू की ओर देखा। उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, चाहे उसने इसे कैसे भी देखा हो। जैसे ही वह बोलने ही वाली थी, ये यू ने उसकी बात काट दी। चिंता मत करो, तुम मेरे वरिष्ठ हो, मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा। अभी आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। लेन लियान ने अपना सिर खुजलाया और एक पल के लिए सोचा, ये समझ में आया। तो वह धीरे धीरे चली गई। एक कदम उठाते हुए वह 3 बार पीछे मुड़ी। करीब 10 मीटर दूर चलने के बाद वह तेजी से वापस भागी। तुमने सचमुच मुझे धोखा तो नहीं दिया। ये यू ने अपना सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान कभी कम नहीं हुई। अंत में घबराए हुए दिल के साथ लेन लियानियन ने पहाड़ छोड़ दिया। उसके जाने के कुछ ही समय बाद काले कपड़े पहने एक आकृति चुपचाप पहाड़ के पास पहुंची और चारों ओर देखने लगी। क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं? अचानक उसके पीछे ये यू की आवाज सुनाई दी। पब फ्यूचर विज्ञापन। ये सुनकर वो व्यक्ति चौंक गया और जल्दी से अपने लिबादे का ढक्कन नीचे खींच लिया। उन्होंने कहा, आंतरिक संप्रदाय के शिष्य झाओ लिकान संप्रदाय के गुरु का स्वागत करते हैं। मैं आपकी तलाश नहीं कर रहा हूँ मास्टर, मैं बस कुछ दिन पहले खोई हुई चीज की तलाश कर रहा हूँ। इस परिचित नाम को सुनकर ये यू तुरंत समझ गया कि यह अंडरकवर एजेंट था जो मूल रूप से लेन लियानियन से मिलने वाला था। उसने अभी अभी उसे रोका था। फिर ये यू मुस्कुराए और अपनी मीटिंग का पासवर्ड बताया। मैं तुम्हें अनदेखा करता हूँ, आप मुझे अनदेखा करते हैं। झाओ लिकांग ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, लेकिन जैसे ही उसने समाप्त किया उसे कुछ एहसास हुआ। अगले ही पल ये यू ने कोई और शब्द बर्बाद नहीं किए, तुरंत अपनी स्पिरिट डिवोरिंग तकनीक का उपयोग करके झाओ लिकांग की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर लिया और खुद को पोषण देने के लिए इसे yin ऊर्जा में बदल दिया। आत्मा भक्षण तकनीक में सुधार करने के बाद ये यू न केवल दूसरों के भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा को निगल सकता है, बल्कि उनकी यादों की भी जांच कर सकता है। एक पल के बाद ये यू को पूरी स्थिति समझ में आ गई। पिछली शताब्दी में रहस्यवादी यिन संप्रदाय ने पूर्वी सागर महाद्वीप के धर्मी संप्रदायों का बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किया था। इसलिए पवित्र भूमि में से एक फ्लावर स्पिरिट माउंटेन ने कई गुप्त एजेंटों को मिस्टिक यिन संप्रदाय में भेजा था। झाओ लिकांग उनमें से एक थे। बाद में अफवाहों में दावा किया गया कि ये यू का जन्म भी अत्यधिक यिन दिवस पर हुआ था। इसने पवित्र भूमि को और भी अधिक असहज बना दिया। मूल रूप से झाओ लिकांग के वरिष्ठ झेंग त्यान्या मिस्टिक यिन संप्रदाय में घुसपैठ करने और ये यू के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए झाओ लिकांग के साथ सहयोग करने की योजना बना रहे थे। उनका लक्ष्य इस राक्षसी नेता को खत्म करने के अवसर का लाभ उठाना था। अप्रत्याशित रूप से झेंग त्यान्या की हाल ही में एक द्वंद्व युद्ध में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनके पास लेन लियानियन को जल्दबाजी में भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि लेन लियान भोली लग रही थी, वह केवल 600 वर्षों में मध्य एकीकरण क्षेत्र तक पहुंचने वाली फ्लावर स्पिरिट माउंटेन की एकमात्र प्रतिभाशाली कृषक थी। लेन लियानियन को भेजने का मुख्य कारण ये भी था कि वो कई वर्षों से खेती में एकांत में थी और कोई भी उसे नहीं जानता था। एक ताज़ा चेहरा चीजों को आसान बना देगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आज लेन लियानियन और झाओ लिकांग की मुलाकात का पहला दिन था। ये स्थान उनका सहमत बैठक स्थल था। ये यू ने गलती से पासवर्ड भूल दिया और इसी वजह से लेन लियान ने उससे गलती की। इस जानकारी को जानने के बाद ये यू ने ठंडी हंसी उड़ाई। तो ये वास्तव में उसी पर लक्षित था, फ्लावर स्पिरिट माउंटेन। मुझे ये शिकायत याद रहेगी, ये यू ने सोचा। हालांकि इन विवरणों से ये यू को एहसास हुआ कि लेन लियानियन को अभी नहीं मारा जा सकता। शायद वो उससे सभी गुप्त एजेंटों के नाम उगलवा सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये यू का चित्र चमक उठा और वह मिस्टिक यिन संप्रदाय के मार्गदर्शन हॉल में पहुंच गया। निश्चित रूप से इस समय लेन लियानियन यहाँ मिस्टिक यिन संप्रदाय में शामिल होने के लिए आवेदन कर रहे थे। जैसे ही उसने घबराकर अनुशंसा पत्र के शब्दों वाला कागज उसे सौंपा, एल्डकियान बैतोंग ने उसे देखा भी नहीं और उसे सीधे एक तरफ फेंक दिया। अध्याय 79। इस दुनिया में केवल अच्छा खाना कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। सिफारिश पत्र को एक तरफ फेंका हुआ देखकर लेन लियान ने पूछने का साहस जुटाया। बुजुर्ग कियान बैतोंग ने तुरंत कहा, यह क्या है? केवल 2 शब्दों वाला एक अनुशंसा पत्र, हस्ताक्षर भी नहीं। तुम्हें इसे यहाँ लाने का दुस्साहस किसने किया? क्या आप सचमुच सोचते हैं कि कोई भी और हर कोई मिस्टिक यिन संप्रदाय में प्रवेश कर सकता है? आजकल धर्म मार्ग को कोई शर्म नहीं, हर जगह घुसपैठ। किसी के आपकी पुष्टि किए बिना, चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, रहस्यवादी यिन संप्रदाय आपको स्वीकार नहीं करेगा। लेन लियान तुरंत शर्मिंदा दिखी। क्या ये सचमुच अविश्वसनीय था? लेन लियानियन ने अपना सिर थोड़ा नीचे किया और धीमी आवाज में बोली, ये शब्द स्वयं रहस्यवादी यिन संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर द्वारा लिखे गए थे। अंत तक उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। स्पष्ट रूप से स्वयं लेन लियानियन को भी इस कथन पर विश्वास नहीं हुआ। कियान बैतोंग मौके पर ही जोर जोर से हंसने लगा। क्या मजाक है? आप कहते हैं कि यह सबसे बड़े बुजुर्ग द्वारा लिखा गया है, तो ये सच होना चाहिए। लिखावट बिल्कुल मेल नहीं खाती। आप ये भी कह सकते हैं कि यह संप्रदाय गुरु द्वारा लिखा गया था। तीखी हंसी ने लेन लियानियन को शर्मा दिया। जैसे ही वह शर्म महसूस कर रही थी और जाने की तैयारी कर रही थी, ये यू अचानक उसके पास आ गया। उसने ड्यूटी पर मौजूद बुजुर्ग से धीरे से कहा, शायद बुजुर्ग को एक बार और अच्छी तरह देखना चाहिए। ये वास्तव में बड़े बुजुर्ग का व्यक्तिगत हस्ताक्षर है। अरे आप! बुजुर्ग कियान बैतोंग मजाक उड़ाने ही वाले थे कि अचानक ये यू को देखकर उनका चेहरा पीला पड़ गया। वह घुटने टेकने ही वाला था, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसके शरीर और मुंह को सील कर दिया।
ये यू ने अपनी आवाज सीधे कियान बैतोंग के दिमाग तक पहुंचाई, उसे चेतावनी दी कि वो अपनी पहचान उजागर न करे, अन्यथा मिस्टर कियन संप्रदाय में एक बुजुर्ग की सीट खाली हो जाएगी। ये सुनकर कियान बैतोंग ने चुपचाप अपनी आंखें झपकाईं। अगले ही पल वह अदृश्य शक्ति से मुक्त हो गया। लेन लियान ने अपने बगल में ये यू की ओर देखा और ध्वनि प्रसारण का उपयोग करते हुए उसने पूछा, तुम क्यों आए? उन्होंने पहले ही कहा था कि लिखावट मेल नहीं खाती। क्या आपको लगता है कि आपकी उपस्थिति परिणाम बदल देगी? लेन लियानियन के बोलने से पहले कियान बैटोंग ने अतिशयोक्तिपूर्वक कहा, वास्तव में इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सबसे बड़े बुजुर्ग की लिखावट है। ये परी अभी मिस्टर कियन संप्रदाय में शामिल हो सकती है। ये सुनकर लेन लियानियन पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। ऊपर देखने पर उसने देखा कि कियान बैतोंग उस कागज को उठाए हुए है जिसे अभी अभी एक तरफ फेंका गया था, और उसके चेहरे पर एक मनभावन मुस्कान थी। इस तरह का उत्सुक रवैया पिछली उदासीनता से बिल्कुल अलग था, जिससे लेन लियान को नुकसान हुआ। मार्गदर्शन कक्ष छोड़ने के बाद लेन लियानियन को पूरी तरह से होश नहीं आया था। उसकी अभिव्यक्ति हैरान करने वाली थी, उसकी आंखें चौंधिया गईं, जिससे वह और भी मनमोहक लग रही थी। ये यूं बोलने ही वाली थी कि अचानक लेन लियानियन अपनी जगह पर रुक गई, उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और उसने धीमी आवाज में कहा, कुछ ठीक नहीं है। इन शब्दों को सुनकर ये यू ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ लीं। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने कुछ असामान्य चीज देखी हो? लेन लियान ने अचानक अपना सिर घुमाया और गंभीरता से ये यू की ओर देखा। उसने कहा, मैंने देखा कि अभी मार्गदर्शन कक्ष में बुजुर्ग आपसे डरे हुए लग रहे थे। यह मानते हुए कि आप हाल ही में एक साधारण शिष्य के रूप में मिस्टर कियन संप्रदाय में शामिल हुए हैं, वह आपसे क्यों डरेंगे? ये यू के पास शब्द नहीं थे। क्या कियान बैतोंग का अभिनय कौशल ही समस्या है? ये यू का दिमाग दौड़ गया। उसने तुरंत समझाया, ये दावा करते हुए कि कियान बैतोंग एक मुर्गी पालक पति था। पिछले साल यात्रा के दौरान ये यू ने संयोग से कियान बैतोंग को पहाड़ की तलहटी में किसी अन्य महिला के साथ संबंध बनाते हुए पकड़ लिया। तो अभी उन्होंने टेलीपैथिक रूप से कियान बैतोंग से कहा कि यदि लेन लियान को मिस्टर कियन संप्रदाय में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई तो वह इस मामले का पर्दाफाश कर देंगे। बूढ़ा आदमी डर गया था, इसलिए सब कुछ ठीक हो गया। ये सुनने के बाद लेन लियान बहुत प्रभावित हुई। उसने तुरंत ये यू की वफादारी और विश्वसनीयता के लिए प्रशंसा की। उसे मिस्टर कियन संप्रदाय में प्रवेश करने में मदद करने के लिए उसने अपनी सुरक्षा को खतरे में डालते हुए एक बुजुर्ग को धमकी देने का साहस भी किया। वह ऐसी भावना की प्रशंसा करती थी और मानती थी कि यह अनुकरण करने लायक है। इस प्रकार लेन लियान तुरंत ये यू को पुरस्कृत करने के लिए फ्लावर स्पिरिट माउंटेन को एक संदेश भेजना चाहता था, लेकिन ये यू ने उसे रोक दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे पुरस्कार अनावश्यक थे और उनका पर्दाफाश हो सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात संप्रदाय के मिशन को पूरा करना था। एक पल सोचने के बाद लेन लियान ने सहमति व्यक्त की कि ये यू सही था और उसने आज्ञाकारी रूप से इसका पालन किया। हालांकि संप्रदाय का इनाम वैकल्पिक है, लेकिन उसका व्यक्तिगत इनाम जरूरी है। आखिरकार उसने उसकी मदद की थी। थोड़ी देर बाद दर्द भरी अभिव्यक्ति के साथ लेन लियान ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक मैंडरिन बत्तख के आकार की पेस्ट्री निकाली और ये यू को दे दी। उसकी आंखें कसकर बंद हो गईं, वह अनिच्छुक लग रही थी, मानो यह वस्तु सिर्फ पेस्ट्री नहीं बल्कि एक अमूल्य खजाना हो। ये यू हैरान था, क्या ये सिर्फ एक साधारण पेस्ट्री नहीं थी? स्वयं इसे चखने के बाद ये यू पुष्टि कर सकता है कि यह वास्तव में सिर्फ एक साधारण पेस्ट्री थी, स्वादिष्ट लेकिन कुछ खास नहीं। ये यू अवाक रह गया। ये सिर्फ खाना था, है ना? ऐसे व्यवहार क्यों करे जैसे कि यह बहुत हृदय विदारक था। इसके अलावा लेन लियान ने पहले ही एकीकरण क्षेत्र हासिल कर लिया था और उसे बिल्कुल भी खाने की जरूरत नहीं थी। हालांकि लेन लियान की प्रतिक्रिया ने ये यू को उसका गहरा सम्मान करने पर मजबूर कर दिया। इस दुनिया में केवल अच्छा खाना कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगले दिन ये यू ने लेन लियानियन को मिस्टर कियन संप्रदाय के खजाना मंडप में रखने की व्यवस्था की। उन्होंने ये स्थान इसलिए चुना क्योंकि यह मिस्टर कियन संप्रदाय का सबसे उत्तरी भाग था, जहां शायद ही कभी अन्य लोग आते थे। लेन लियानियन वहां किसी और के साथ बातचीत नहीं करेगा, जिससे जोखिम का खतरा कम हो जाएगा। इस बीच ये यू निष्क्रिय नहीं रहे। वह तुरंत दिव्य रहस्य संप्रदाय की ओर चला गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस स्वप्नलोक में वह एक स्वर्णिम प्रतिभा से संपन्न था और इसे जन्म से ही जानता था। जब तक वह बहुत जल्दी नहीं गिर गया, उसका संपूर्ण राक्षसी पथ में अग्रणी व्यक्ति बनना था। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से दिव्य रहस्य संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने पहले ही इस भाग्य की भविष्यवाणी कर दी थी। इससे पता चलता है कि यह व्यक्ति निश्चित रूप से शक्तिशाली है। फिर भी ऐसी भविष्यवाणियों को सार्वजनिक क्यों बनाया जाए? क्या ये पूरी तरह से मेरे लिए हर तरफ से नफरत लाना नहीं है? ये बहुत हास्यास्पद है। उसी दिन ये यू दिव्य रहस्य संप्रदाय में पहुंचे और संप्रदाय के मुख्य हॉल में वर्तमान संप्रदाय गुरु वू सुओशी को पाया। ये यू के आगमन को देखकर वू सुओशी काफी आश्चर्यचकित हुआ। उन्होंने तुरंत ये यू को निष्कासित करने का आदेश जारी किया। कारण ये दिया गया कि रहस्यवादी यिन संप्रदाय राक्षसी मार्ग से संबंधित था, जबकि दिव्य रहस्य संप्रदाय ने रूढ़िवादी तरीकों को बरकरार रखा था। पूरे इतिहास में ये दोनों रास्ते कभी भी आपस में नहीं जुड़े, किसी भी तरह के संचार की आवश्यकता नहीं पड़ी। बोलने के बाद वू सुओशी ने अपनी आस्तीनें घुमाई और ये यू को बाहर निकालने में सहायता के लिए 1 दर्जन से अधिक बुजुर्गों को बुलाया। क्या मेरे सपनों में पत्नियां असली हैं? अध्याय 80। सेलेस्टियल सीक्रेट संप्रदाय के सदस्यों की शत्रुतापूर्ण श्रृंखला का सामना करते हुए ये यू को अत्यथार्थवाद की भावना महसूस हुई।
लगभग 100 वर्षों तक मिस्टिकियन संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर बनने के बाद से ये यू को शायद ही कभी विरोध का सामना करना पड़ा हो। उन्होंने हमेशा एकांत में साधना पर ध्यान केंद्रित किया था। फिर भी वो पूर्वी सागर महाद्वीप के राक्षसी पथ में शीर्ष व्यक्ति के रूप में मजबूती से बैठा रहा। उसे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि अब दिव्य रहस्य संप्रदाय में वे उसे अपनी संख्या से डराने का प्रयास करेंगे। इससे ये यू को ये काफी मनोरंजक लगा। वास्तव में यहाँ आने का उनका उद्देश्य केवल ये देखना था कि दिव्य रहस्य संप्रदाय के मास्टर किस प्रकार के व्यक्ति थे। लेकिन अब ये यू वास्तव में निराश था। तथ्यों से साबित हो गया है कि बहुत देर तक चुप रहना अच्छी बात नहीं है। साधना की दुनिया में सभी बिल्लियां और कुत्ते 2 बार आकर भौंकने का साहस करते हैं। एक क्षण के बाद दिव्य रहस्य संप्रदाय के मुख्य हॉल के अंदर सभी बुजुर्ग मृत पड़े थे। संप्रदाय गुरु वुसुओंशी गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर पड़े थे, कोई भी प्रतिरोध करने में असमर्थ थे। इस भयानक दृश्य ने अधिकांश दिव्य रहस्य संप्रदाय के शिष्यों को भयभीत कर दिया, जो अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। लेकिन कुछ बहादुर भी थे। हालांकि इनमें से कुछ की अचानक मृत्यु हो गई, वे मुख्य हॉल में प्रवेश करने में भी असमर्थ हो गए। ये यू ने वुसुओंशी से संपर्क किया। बाद वाले ने अपना पिछला अहंकार खो दिया था, उसकी जगह पूरी तरह से उसकी आंखों में डर आ गया था। ये यू ने वुसुओंशी से पूछा, चूंकि आप स्वर्ग के नीचे सभी मामलों की भविष्यवाणी करने का दावा करते हैं, तो आप ये भविष्यवाणी क्यों नहीं करते कि आप आज यहीं मरेंगे? ये प्रश्न सुनकर वुसुओंशी चरम सीमा पर पहुंच गई। लंबी चुप्पी के बाद आखिरकार वह ये कहने में कामयाब रहा कि वो यहाँ नहीं मरेगा, क्योंकि इससे पहले कि वह अपनी सजा पूरी कर पाता, ये यू ने उसे मौके पर ही मारने के लिए स्पिरिट डिवोरिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। ये पूरा होने के बाद ये यू ने वुसुओंशी की लाश से कहा, आपकी भविष्यवाणियां बेकार थीं। वास्तव में वुसुओंशी ने चाहे जो भी उत्तर दिया हो, उसका भाग्य उस क्षण से सील कर दिया गया था जब उसने धार्मिकता और बुराई के अपूरणीय अलगाव की घोषणा की थी। चूंकि उन्होंने सभ्य चर्चा की योजना नहीं बनाई थी, तो हम बिल्कुल भी चर्चा नहीं करेंगे। जहां तक उनके मन में सवाल का सवाल है, वुसुओंशी की आत्मा की सीधे जांच करना सबसे सरल और सबसे प्रभावी तरीका था, ये सुनिश्चित करना कि कोई झूठ न सुना जाए। दिव्य रहस्य संप्रदाय के मुख्य हॉल में गहन विश्लेषण के बाद ये यू अचानक हंसने लगे। ये पता चला, जिस व्यक्ति ने वास्तव में इन घटनाओं की भविष्यवाणी की थी वो वुसुओंशी नहीं था। ये दिव्य रहस्य संप्रदाय के संस्थापक संप्रदाय मास्टर थे, जो 10,000 साल पहले स्वर्गीय क्षेत्र में चढ़े थे। जाने से पहले उन्होंने एक सीलबंद संदेश छोड़ा, जिसमें कहा गया था कि इसे 5वीं पीढ़ी के संप्रदाय मास्टर के सीट लेने के बाद खोला जाना चाहिए। वुसुओंशी 5वें संप्रदाय के गुरु बने। पद संभालते ही उन्होंने तुरंत सीलबंद संदेश खोला। अंदर 2 वाक्य लिखे थे। 1 सहस्राब्दी बाद चरम यम के दिन एक खगोलीय घटना घटित होगी, एक विलक्षण व्यक्ति उतरेगा, राक्षसी पद का स्वामी। राक्षस का एक शत्रु है, शत्रु उत्तर दिशा में है, भाग्य और दुर्भाग्य आपस में जुड़े हुए हैं, सफलता और विफलता एक अलग सोच है। शुरुआत में वुसुओंशी इसकी सामग्री की सच्चाई का पता नहीं लगा सका, लेकिन काफी देर तक विचार करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि इससे लाभ होगा। तो उसने पहला वाक्य फैलाया, ये दावा करते हुए कि यह कुछ ऐसा था जो उसने बड़ी लागत से तैयार किया था। वास्तव में वुसुओंशी के मन में पहले से ही एक योजना थी। दिव्य रहस्य संप्रदाय 10,000 वर्षों तक कायम रहा, एक प्रभावशाली विरासत। अब तक सभी निष्कर्षित स्थितियां सच हो चुकी थीं। इस मिसाल के साथ खेती की दुनिया में कई लोग निस्संदेह वुसुओंशी की कटौती पर विश्वास करेंगे। और चरम यम के दिन बहुत से लोग पैदा हुए थे। धर्मी संप्रदायों में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए वे निश्चित रूप से किसी भी संभावित खतरे को शुरुआत में ही खत्म कर देंगे। इससे वुसुओंशी को पैतृबाजी के लिए काफी जगह मिल गई। यदि राक्षसी पद का स्वामी वास्तव में भविष्य में प्रकट होता है, तो यह वुसुओंशी की असाधारण क्षमताओं को साबित करेगा, जिससे उनके निष्कर्ष एक ऋषि के समान अत्यधिक सटीक हो जाएंगे। उनकी प्रतिष्ठा और दिव्य रहस्य संप्रदाय का नाम पूरी दुनिया में गूंजेगा। लेकिन यदि राक्षसी पद का स्वामी भविष्य में प्रकट नहीं हुआ, क्या इसके लिए वुसुओंशी को दोषी ठहराया जाएगा? बिल्कुल नहीं। वुसुओंशी बस ये कह सकता है कि उसकी शुरुआती भविष्यवाणियों के कारण राक्षसी पद के भगवान को पहले ही धर्मी व्यक्तियों द्वारा मार दिया गया था। इससे समूचे कृषि जगत को एक बड़ी तबाही से बचाया जा सकता था। वह अभी भी नैतिक रूप से उच्च भूमि पर मजबूती से खड़ा रहेगा। वुसुओंशी ने हर पहलू पर स्पष्टता से विचार किया था। वह तैयार भी था। एक बार राक्षसी पद का भगवान वास्तव में प्रकट हो गया, तो वो तुरंत दूसरा वाक्य प्रकट करेगा, राक्षस का एक शत्रु है। उस समय उनकी प्रसिद्धि अनिवार्य रूप से एक बार फिर आसमान छू जाएगी। फिर भी चाहे उसने कितनी भी गणना क्यों न की हो, उसने कभी भी आज की आपदा का पूर्वानुमान नहीं लगाया। इससे पता चला, वुसुओंशी ने मानव स्वभाव को समझने में वास्तव में बहुत प्रयास किया था, लेकिन उसकी कटौती क्षमताएं खराब थीं। वास्तव में दुर्जय व्यक्ति को दिव्य रहस्य संप्रदाय का संस्थापक संप्रदाय मास्टर होना चाहिए। ये यू ने आसमान की ओर देखा। स्वर्गलोक में चढ़ गए हो, फिर मैं किसी दिन आपसे वहां मिलने की आशा करता हूँ। दिव्य रहस्य संप्रदाय को छोड़ने के कुछ ही समय बाद ये यू ने क्लेश पार क्षेत्र के शिखर पर कदम रखा। उसके बाद उसे केवल स्वर्गीय क्लेश के आगमन की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता थी। एक बार पार करने के बाद वह स्वर्गारोहण क्षेत्र को प्राप्त कर लेगा। इस समय के दौरान ये यू अक्सर ट्रेजर पवेलियन में कुछ व्यंजन लाते थे और उन्हें लैन लियानियन को खिलाते थे। वह जो कुछ भी लाता था उसे खाने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। ये यू को उसे किनारे बैठकर खाना खाते हुए देखना अच्छा लगा, जैसे कोई आधुनिक मुकबैंग प्रसारण देख रहा हो।
शुरुआत में खुद भूखा नहीं था, लेकिन उसे यह और वो खाते हुए देखकर जल्द ही उसे भी भूख लगने लगी। यह एक अजीब जादुई एहसास था। इन दिनों लिन लियान की सबसे बड़ी खुशी हर दिन ये यू के आने का इंतजार करना था। जब भी वो उसे देखती, उसकी आंखें अर्धचंद्राकार आकार में सिकुड़ जाती, अविश्वसनीय रूप से प्यारी। उसे इस तरह देखकर ये यू को अविश्वसनीय रूप से शांति महसूस हुई। लेकिन वह अपना मुख्य कार्य नहीं भूले, जो मिस्टिकियन संप्रदाय के भीतर अन्य जासूसों की पहचान के बारे में सूक्ष्मता से पूछताछ करना था। दुर्भाग्य से लिन लियानियन के अनुसार जासूसों की पहचान अत्यधिक गोपनीय थी। सुरक्षा कारणों से केवल उनके संबंधित वरिष्ठ ही उनकी पहचान जानते थे। किसी और को कोई अंदाजा नहीं था। आपको स्वीकार करना होगा, वे वास्तव में पेशेवर थे। हालांकि भले ही वो उपयोगी जानकारी उजागर करने में कामयाब नहीं हुआ, ये यू का लिन लियान को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उसने उसे शुभंकर के रूप में रखने की योजना बनाई। हर दिन उसे खाना खिलाना बोरियत और तनाव दूर करने का एक तरीका था। कौन जानता था, शायद वो किसी दिन उससे फ्लावर स्पिरिट माउंटेन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेगा। जब ये यू इस पर विचार कर रहा था, लिन लियानियन ने उसके मुंह में स्प्रिट जानवर के मांस का एक टुकड़ा भर दिया। ये यू की आंखें चौड़ी हो गईं। लिन लियानियन ने कहा, हर बार जब आप आते हैं तो आप बस मुझे खाना खाते हुए देखते हैं, जो थोड़ा अजीब लगता है। अब से इसे और मजेदार बनाने के लिए तुम्हें मेरे साथ खाना पड़ेगा। इस अनुरोध का सामना करते हुए ये यू ने मना नहीं किया। तब से खाने वाला एक व्यक्ति खाने वाले दो लोगों में बदल गया। वास्तव में उनकी आपस में काफी अच्छी बनती थी। उन्हें कम ही पता था, उन दोनों का ट्राजा पवेलियन में पिकनिक की तरह एक साथ बैठने का दृश्य मिस्टिकियन संप्रदाय के बुजुर्गों के बीच पहले ही फैल चुका था। बुजुर्गों ने ये भी देखा, उनके संप्रदाय गुरु में रोमांस की बहुत अच्छी भावना थी। अपनी पहचान छिपाकर एक शिष्य के वेश में और एक महिला शिष्या के साथ एक मासूम रोमांस में संलग्न। ये बहुत प्यारा लग रहा था। पहले तो कई बुजुर्ग ये यू की हरकतों को समझ नहीं पाए। इतना समय क्यों बर्बाद करें? लिन लियानियन वास्तव में बहुत सुंदर थी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जब तक ये यू ने अपनी पहचान प्रकट की, क्या संपूर्ण मिस्टिकियन संप्रदाय नहीं, राक्षसी पथ पर चलने वाली अधिकांश महिला साधक उसके निपटान में नहीं होंगी? क्या शुद्ध प्रेम सचमुच इतना दिलचस्प है?